गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 क्लास 8 का। ठीक है, तो जैसे इस चैप्टर का हेडिंग है आप पढ़ सकते हैं कि क्या हेडिंग में दिया हुआ है। हेडिंग है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल को हम कैसे उगाते हैं और उस उगाए हुए फसल को हम मैनेज कैसे करते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट लाइन। पहेली एंड बोझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन। पहेली और बोझो समर वेकेशन में कहाँ जाते हैं? अपने अंकल के घर। देयर अंकल इज अ फार्मर। उनके जो अंकल हैं वो फार्मर है। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवेल एंड प्लॉ इटीसी इन द फील्ड। और एक दिन उन्होंने अपने अंकल के खेत में क्या देखा? फील्ड में खुरपी देखा, सिकल। सिकल का मतलब क्या होता है आपका? सिकल का मतलब होता है हंसुआ। जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है, हंसुआ। और शॉवेल का मतलब क्या होता है? शॉवेल का मतलब होता है बेलचा। बेलचा। प्लो का मतलब क्या होता है? हल। और भी बहुत कुछ उन्होंने देखा होगा, बहुत सारे टूल्स होते हैं। नाउ यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप लोगों को पता है कि व्हाट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या, किस चीज़ का ज़रूरत होता है? फूड का। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर। तो व्हाट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। Can you recall how green plants synthesize their own food? Plants can make their own food. Plants अपना खाना खुद बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं? फोटोसिंथेसिस से। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे भी आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट्स who can make their own food। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लांट्स। ओके, नाउ हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड? तो प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स, उस एनिमल्स की कैटेगरी में हम ह्यूमंस भी आते हैं। हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? सो जब एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो वो उनको खाना आखिर मिलता कहाँ से है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी ईट फूड? ओके, नाउ हमें खाने की ज़रूरत है। इससे पहले हम ये जानते हैं कि वाई डू वी नीड फूड। हमें खाने की ज़रूरत क्यों है? यू ऑलरेडी नो डैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। सो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। जो एनर्जी है उसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? अच्छा, फूड से हम लोगों को एनर्जी चाहिए। अब इस एनर्जी का हम करेंगे क्या? तो हम लोग इस एनर्जी से क्या कर सकते हैं? बहुत तरह के बॉडी फंक्शंस होते हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। इसके लिए हम लोग एनर्जी को यूज करेंगे। देखिए यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि व्हाई डू वी नीड एनर्जी? ओके, सो वी नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट आवर वेरियस body functions, for example digestion, respiration and excretion. We get our food from plants and animals or both. हम लोग जो ये खाना हम लोगों को मिलता है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल से, या हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों ही से ना। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पैरा में। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अगर हम चाहते हैं कि हम लार्ज पॉपुलेशन को, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों को खाना दे सके, तो हम लोगों को अपनी फसल के उत्पादन पे रेगुलरिटी रखनी होगी। वो रेगुलर होना चाहिए, प्रॉपर। और फिर उस फसल को हम लोगों को प्रॉपरली मैनेज भी करना होगा। और उस मैनेज किए हुए फसल को हम लोगों को वितरण भी बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, तभी हम लोग एक लार्ज पॉपुलेशन को फूड दे पाएंगे। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 1, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, ये पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये एग्रीकल्चर जो है इसकी शुरुआत हुई कैसे थी। टिल 10,000 BCE पीपल वेयर नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीसी? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, हम अपने टाइम को बीसी और एडी में रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है बिफोर क्राइस्ट एंड ये आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। ओके, नाउ इट्स नॉट ऑफ योर कंसर्न, सो विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो
तो 10,000 BC से पहले जो लोग थे वो लोग 10,000 BC तक वो लोग घुमंतु थे। उनके पास ना फूड होता था ना शेल्टर होता था, वो प्लेस टू प्लेस घूमते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते थे, वॉन्डर करते रहते थे। किस लिए? फूड के लिए और शेल्टर के लिए, खाने के लिए और रहने की जगह के लिए। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और वो क्या खाते थे? वो रॉ कच्चा सब्जी और फ्रूट्स फल खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। और उसके बाद उन्होंने क्या स्टार्ट किया? एनिमल्स का शिकार करना। लैटर बाद में दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। और बाद में उन्होंने क्या किया? कल्टिवेट करना, खेती करनी शुरू कर दी। और वो लोग क्या उगाने लगे? वीट उगाने लगे, राइस उगाने लगे, फूड क्रॉप्स को उगाने लगे। दस वॉज बोर्न एग्रीकल्चर। और इस तरह से एग्रीकल्चर का आविष्कार हुआ। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन हम आई एम अंडरलाइनिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस पे बहुत अच्छे से आप एम्फेसाइज कीजिएगा, ठीक है? ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, ओके, प्लांट्स ऑफ सेम काइंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। नाउ ये देखिए, जब एक ही तरह के पौधों को कल्टीवेट किया जाता है बहुत एक ही जगह पे, लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े तबदे पे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉप। अब यहाँ से देखिए, व्हाट इज क्रॉप? ओके, व्हाट इज क्रॉप? देन व्हाट विल बी द आंसर? व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। इसमें आप दो चीज याद रखिएगा, प्लांट्स ऑफ सेम काइंड कल्टिवेटेड वन प्लेस। ओके, प्लांट्स सेम काइंड का होना चाहिए, एक ही जगह पे कल्टिवेटेड होगा, वो क्रॉप होगा। आपको आंसर याद हो गया? वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप्स ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। मतलब एग्जाम्पल के लिए कि अगर गेहूं का हम फसल की बात कर रहे हैं तो वो लार्ज अमाउंट में सिर्फ गेहूं की ही फसल होनी चाहिए, ठीक है? यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आपको पहले से ही पता है कि क्रॉप्स जो होते हैं, फसल जो होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। सीरियल्स का मतलब अनाज, अनाज को भी क्रॉप हम लोग फसल कहते हैं। वेजिटेबल्स का भी फसल होता है, फलों की भी फसल होती है, ठीक है? दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। अब देखिए, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कितने काइंड्स के होते हैं क्रॉप्स? ऑफ डिफरेंट टाइप्स। व्हाट आर दीज टाइप्स? सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, नाउ अब क्रॉप्स हम लोग पढ़ लिए कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओके, अब ये जो हम क्रॉप्स का वर्गीकरण करते हैं वो किस आधार पे करते हैं? हम किस आधार पे सोचेंगे कि क्रॉप्स जो है वो कितने तरह के हैं? आइए हम आपको बताते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हम जानते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वैरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। आपने देखा होगा कि डाल्टनगंज में थोड़ी गर्मी पड़ती है और रांची थोड़ा ठंडा है, यहाँ के मुताबिक वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है वो एक जगह से दूसरे जगह पे अलग अलग होता है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वेराइटी होगा क्रॉप्स का जो कि डिफरेंट अलग अलग जगहों पे कंट्री के होता है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई। हालांकि बहुत ही वैरायटी है, आपका बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा अंतर है क्लाइमेटिक कंडीशन पे, लेकिन हम लोग जो वर्गीकरण अपने फसलों का करते हैं वो बेसिकली दो तरह का होता है। दो तरह का कौन कौन सा? खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये खारिफ क्रॉप आप याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा? द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप। ओके, ऐसी फसलें जो कि रेनी सीजन में जिनकी जुताई होती है उन्हें हम खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। वो क्या होता है? वो खारिफ क्रॉप्स होते हैं। ओके, आप इसे एक कोड बना के भी याद कर सकते हैं, आर के। ओके, आर का मतलब रेनी सीजन, के का मतलब खारिफ क्रॉप। आपको ये वर्ड याद रहेगा आर के, तो आपको याद आ जाएगा कि खारिफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन। अब ये रेनी सीजन कब होता है इंडिया में? जून से सितंबर तक। ओके, जब रेनी सीजन आपको याद रहेगा तो आपको ये भी याद रहेगा मंथ, बिकॉज सबके माइंड में है ना कि कब से कब तक हमारे यहाँ बारिश होती है। ओके, द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। रेनी सीजन जो होता है हमारे भारतवर्ष में वो जून से सितंबर में होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स एंड कॉटन आर
खारिफ क्रॉप्स। आप कुछ एग्जाम्पल्स भी याद रखिएगा, क्वेश्चन कैन बी अराइज दैट व्हाट आर खारिफ क्रॉप्स, गिव सम एग्जाम्पल्स। खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं, वो किस सीजन में होते हैं, ओके मंथ कौन सा होता है आपका, और उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। ओके आप इस टर्म को याद रखिएगा, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। रेनी, खारिफ, एंड व्हाट इज आपका कॉमन सेंस इतना बता देगा, जून से लेके सितंबर तक। ओके व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, क्या खाने को मिलता है उस समय, मेज, बादाम उस समय नया आता है, आपको याद होगा, सोयाबीन्स आते हैं। ओके नाउ कम टू राबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। ओके WR याद रहेगा आपको, विंटर सीजन राबी क्रॉप्स। ओके द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, विंटर सीजन कब से कब तक होता है, अक्टूबर से मार्च तक, आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स, इन्हें हमें राबी क्रॉप्स इन्हें बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसिड। ओके बिसाइड दीज pulses and vegetables are grown during summer at many places। इसके अलावा भी, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके अलावा भी दाल और सब्जियां बहुत सारे जगहों पे गर्मी के दिनों में भी उगाए जाते हैं। ओके नाउ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, हर चीज का एक बेसिक रूल होता है, ठीक है। अगर आप नींव की रूल को नहीं जानते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या बेसिक प्रैक्टिसेस होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ओके आइए पढ़ते हैं। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब हम लोगों को किसी फसल को उगाना होता है तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हम लोगों को उठाने पड़ते हैं। ओके इस लाइन को आगे आपका इस लाइन का जरूरत पड़ेगा। ओके इसको ध्यान से समझिए। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grown ornamental plants in your house. कुछ सजावटी फ्लावर्स होते हैं ना जिनको हम घर में उगाते हैं, उनको की जब हम लोग देखभाल करते हैं तो जो स्टेप्स हम लोग लेते हैं, पहले अगर गुलाब का पौधा उगाना है आपको फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कीजिएगा, पहले पौधे को लाके उसको मिट्टी को तैयार कीजिएगा, फिर पौधे को रोपिएगा। तो ये जो स्टेप्स होते हैं ये उसी तरह के होते हैं। दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके नाउ अभी आप लोग ने देखा होगा कि एक लाइन मैंने अंडरलाइन करवाया था जो कि मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, व्हाट आर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सो दिस इज योर आंसर। ओके दिस इज योर आंसर। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज। फसल की खेती के लिए, कल्टिवेशन के लिए जो सेवरल स्टेप्स एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, फार्मर्स करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्हाट वी यूज टू से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सो इफ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन व्हाट आर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, याद रखिएगा। ओके फॉर दैट सेवरल स्टेप्स, याद रखिएगा, बाय फार्मर। बस आपको आंसर पर मिल जाएगा। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, बिल्कुल आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप सेवरल स्टेप्स विच आर टेकन बाय अ फार्मर आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इज दैट क्लियर? विच आर लिस्टेड बिलो। अब कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि नीचे आपको समझाया गया है। फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, showing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage। अब हम लोग 1 by 1 हर स्टेप को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आपका स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि किसी भी फसल को उगाने के लिए हम मिट्टी को उस फसल के मुताबिक तैयार करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो जो मिट्टी है उस क्रॉप को बहुत अच्छे तरीके से उगा सके। नाउ अब हम लोग आते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हम लोग सॉइल कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि जब मिट्टी को जो हम लोग तैयार करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये पहला कदम होता है किसी भी फसल को उगाने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। और जब हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं तो इसका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्या पॉइंट होता है कि हम लोग जो मिट्टी होती है नीचे की मिट्टी को ऊपर करना, टर्न द
सॉइल, ठीक है। एंड लूजन इट, लूजन इट का मतलब होता है, देखिएगा आप, मिट्टी आपकी इस तरह की होती है, बहुत ढेला ढेला टाइप का, तो जब तक इसको तोड़िएगा नहीं, ये फैलेगा नहीं, ठीक है, लूजन नहीं होगा, तो इसमें आप बहुत अच्छी तरह से बीज को नहीं रोप सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो टर्न अप मतलब नीचे की मिट्टी को ऊपर करना, एंड लूजन इट मतलब जो क्रम्स होते हैं, बड़े बड़े ढेले होते हैं, उनको क्रम्स बोला जाता है, उसको तोड़ना, तोड़िएगा तो वो लूज हो जाएगा, ओके, लूजन इट। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ओके। सो this allows the roots to penetrate deep into the soil. Okay, now why do we do this? हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, जब भी कुछ पढ़े तो वाई जरूर होना चाहिए हमारे दिमाग में कि आखिर क्यों ये कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग मिट्टी तोड़ रहे हैं या नीचे की मिट्टी को ऊपर कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ताकि जो दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये क्या करेगा कि जब आप बीज बोइएगा तो रूट्स को बहुत अच्छे तक वो पेनिट्रेट कर पाएगा, अंदर तक जा पाएगा। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। जो मिट्टी जो ढीली होती है, वो उस ढीली मिट्टी में जब हमारा जो जड़ होता है पौधे का, वो नीचे तक चला जाता है, तो भी वो पानी को बहुत अच्छे से सोख सकता है और वो ब्रीथ, ऑक्सीजन का जरूरत उसे भी है, वो कर सकता है। वाई डू लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजली? ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों क्यों किस तरह से लूज मिट्टी जो होती है वो आपकी सॉइल को अलाउ करती है ब्रीथ करने में, ओके। यहाँ तक हम सभी ने पढ़ लिया था, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ earthworms and microbes. What is the luzerne oil? How luzerne oil help क्या करता है? luzerne oil हमारा जो होता है वो earthworms और microbes जो होते हैं वो प्रेजेंट जो होते हैं सॉइल में, उनके ग्रोथ में हेल्प करता है। नाउ ये अर्थवॉर्म्स क्या होते हैं? अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो केचुए होते हैं, और माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप लोग जानते हैं, आप लोग प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फ्रेंड्स ऑफ फार्मर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे ये भी पढ़ेंगे कि ये फ्रेंड कैसे होते हैं फार्मर के। हम ये तो कह रहे हैं कि ये जो अर्थवॉर्म्स है, ये जो माइक्रोब्स है, ये फ्रेंड्स होते हैं, ये दोस्त होते हैं फार्मर के, लेकिन कैसे? ठीक है। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। किस तरह से ये फ्रेंड होते हैं? ये क्या करते हैं? मिट्टी को, नीचे की जो मिट्टी है, टर्न मतलब नीचे की मिट्टी को ऊपर करते हैं और फिर मिट्टी को ढीला करने में भी मदद करते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरह से ये फार्मर्स के फ्रेंड हुए ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में मेन चीज क्या है, हम लोग बेसिकली जो सॉइल प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं? सॉइल को लूज कर रहे हैं, सॉइल को टर्न कर रहे हैं, ठीक है। और एड ह्यूमस, ये जो हमारी ये जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं और अर्थवर्म्स होते हैं, ये मिट्टी में ह्यूमस को भी ऐड करते हैं। अब ये मिट्टी में ह्यूमस कैसे ऐड करते हैं? जो सड़ी हुई गली हुई चीजें होती हैं उनको ये क्या करते हैं, मतलब जैसे जो कुछ पत्ते झड़ गए, ठीक है, वो सॉइल पे गिरे, उसके बाद कोई एनिमल मर गया तो वो सॉइल पे गिरा, तो उसको डिकम्पोज करने में अर्थवॉर्म्स जो होता है और माइक्रोब्स जो होता है वो हेल्प करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो जो सॉइल है उसका न्यूट्रिएंट्स और बढ़ जाता है। व्हाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आखिर क्यों, व्हाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, आखिर क्यों हम लोगों को इस बात का जरूरत होता है कि हम क्या करें, हम मिट्टी को टर्न करें और हम मिट्टी को लूजन अप करें। फर्दर मैं आप लोगों को बताती हूँ ये बात। You have learned in previous classes that the soil contains what? Minerals, water, air and some living organism. आप लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे ना कि सॉइल क्या कंटेन करता है हमारा? सॉइल जो है हमारा वो मिनरल्स को भी कंटेन करता है, वो वाटर भी कंटेन करता है, वो एयर भी कंटेन करता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट कंपोज्ड, dead plants and animals get decomposed by soil organism. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि सॉइल जो है वो पहले से ही मिनरल्स, वाटर और एयर जो है वो कंटेन करता है एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन जब कोई भी
मतलब जब कोई भी प्लांट्स या कोई भी एनिमल सॉइल के ऊपर मरता है तो क्या होता है, उसका बॉडी डिकम्पोज होता है। उसका बॉडी जब डिकम्पोज होता है तो उसके बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। और रिलीज होके वो सॉइल में ही मिल जाते हैं, यानी कि मिट्टी से ही जन्मे मिट्टी में ही मिल गए। ओके, लाइक दिस। जैसे देखिए मिट्टी की सतह ऊपरी, यहाँ पर पत्ते वगैरह प्लांट्स है, कुछ झड़ गया, ठीक है। धीरे धीरे माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स क्या करेंगे, और धीरे धीरे ये बाहर के इन्वायरमेंट से भी ये डिकम्पोज होने लगा, ठीक है। डिकम्पोज हो गया मिट्टी में, तो इसका जो न्यूट्रिएंट्स था ये मिट्टी में ही मिल गया। ओके, नाउ these nutrients are again absorbed by the plants। ये जो nutrients हैं ये क्या होते हैं, ये again जो हैं ये plants से ही absorb, ये जो न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। जो मिट्टी में जो हमारा न्यूट्रिएंट्स था, जब हम लोग प्लांट्स यहाँ पे रोपेंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये किसको मिलेगा, ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट को अगेन मिलने लगेगा। आई थिंक आई एम क्लियर विथ माई वर्ड्स। नाउ वी विल मूव फर्दर। Since only few centimeters of top layer of soil supports plant growth। अच्छा, एक और बात यहाँ ध्यान देने की है कि देखिए ये मिट्टी का सतह है, यहाँ पे प्लांट्स मर रहा है, यहाँ पे एनिमल्स मर रहा है, यहीं तक डिकम्पोज होकर के इसका न्यूट्रिएंट्स रह जा रहा है। इसीलिए सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर्स जो है वो सॉइल का जो टॉप का है वो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इज दैट क्लियर? Turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil on the top so that the plants can use these nutrients। अब हम जब टर्न करेंगे, मान लीजिए यहाँ तक न्यूट्रिएंट्स है, हमने मिट्टी को टर्न किया तो क्या होगा, नीचे की भी मिट्टी ऊपर आएगी। ओके, तो टर्निंग और लूजनिंग से क्या होता है कि हमारे जो मिट्टी है ना वो और उपजाऊ हो जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके लिए इजिली अवेलेबल हो जाता है। Thus, turning and loosening of soil is very important। ओके, इसलिए टर्निंग और लूजनिंग ऑफ जो सॉइल होता है, thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops। और इसीलिए टर्निंग और लूजनिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ, अब हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि हमारे प्लांट्स को मतलब कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हमको मिट्टी को, सॉइल को लूजन करना चाहिए, हमें सॉइल को क्या करना चाहिए, टर्न करना चाहिए। लेकिन इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग एंड प्लोइंग। ओके, हम जो मिट्टी को ढीला करते हैं, जो नीचे की मिट्टी को ऊपर लाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको टीलिंग कहते हैं और उसको प्लॉइंग कहते हैं। दिस इज डन बाय अ प्लॉ। अब हमको प्लॉइंग करना है, टीलिंग करना है, लेकिन कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्लॉ। प्लॉ का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है? प्लॉ का मतलब कितने लोगों को पता है? प्लॉ का मतलब होता है हल। ओके, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो लिख सकते हैं। प्लॉ का मतलब होता है हल। प्लॉ आर मेड अप ऑफ आयरन और वुड। या तो वो आयरन से बना होता है या वुड से। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। ओके, अगर सॉइल बहुत ड्राई है, बहुत ज्यादा सूखा है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को मिट्टी के जो ऊपर है ना उसके ऊपर वाटरिंग करना चाहिए ताकि मिट्टी ढीली हो जाए, जिससे कि मिट्टी जब ढीला हो जाएगा ना तो उसको प्लॉइंग करना बहुत इजी होगा। द प्लॉड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जो प्लॉड फील्ड होता है उसमें बड़े बड़े ढेले भी हो सकते, क्लम्प्स। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे इस तरह का होता है मिट्टी में, इस तरह का आप देखते हैं ना, तो इसको क्या बोला जाता है, ये बिग क्लम्प्स होते हैं सॉइल में, जिसको कि हम क्रम्स बोलते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं हम कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मिट्टी में क्लम्प्स होते हैं एंड इट इज वेरी नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। हम बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है क्रम्स होते हैं और हमें क्रम्स को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी, लेकिन कभी कोई सोचा कि क्यों हमको जरूरी है, नए क्रम्स को तोड़ेंगे, व्हाट विल हैपन। ओके, व्हाट विल हैपन, देखिए ये आपकी मिट्टी है। ओके, यहाँ पे क्रम्स है, इस तरह से क्रम्स है आपके। अब यहाँ पे अगर तुम बीज बोगे तो यहाँ तो एक गैप हो जा रहा है, तो इसको क्या प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल पाएगा, नहीं। लेकिन अगर यही हम इस क्रम्स को तोड़ दे रहे हैं तो मिट्टी क्या होगी, बिल्कुल बराबर। तो यहाँ एक बीज बोया, यहाँ एक, तो इसको आसानी से चारों तरफ से क्या हो रहा है, मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है ना। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। तो दैट इज वाई वी नीड टू ब्रेक डाउन द क्रम्स। अब आया आपको बात समझ में कि क्यों हमें क्रम्स जो है उसको तोड़ना जरूरी है।
Leveling the field is beneficial for sowing as well as irrigation. Leveling of soil is done with the help of leveler. What is the meaning of leveling? मतलब एक सतह में करना, ठीक है, बराबर सतह में इस तरह से करना. ये नहीं कि ये उबड़ खाबड़ रहे जमीन, ये पूरा सतह में मिट्टी आ जाए. तो ये लेवलर के हेल्प से हम लोग कर देते हैं. Sometimes manure is added to the soil before tilling. कुछ समय क्या करते हैं हम लोग कि मैन्योर को पहले ही हम लोग जो है वो ऐड कर देते हैं. इज इट क्लियर? मैन्योर को, अच्छा हम लोग मैन्योर को पहले क्यों ऐड करते हैं? दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल. द सॉइल इज मॉइस्चन बिफोर sowing. Okay, sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. हम लोग अगर मैन्योर को पहले, जैसे मान लीजिए हमारा सॉइल है, इसके ऊपर हम मैन्योर डाल लिए. अब मैन्योर क्या होता है? जैसे गोबर हो गया, नेचुरल चीज़ों को मैन्योर बोलते हैं. मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में हम लोग फर्दर डिफरेंस पढ़ेंगे, लेकिन आप ये जानिए जो नेचुरल चीज़ें होते हैं उनको हम लोग मैन्योर बोलते हैं. इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होती, जैसे गोबर हो गया या सड़ा हुआ पत्ता हो गया, ओके, या वर्मी कंपोस्ट हो गया, दीज थिंग्स. ओके, देन क्या होगा कि मैन्योर हम ऐड किए, फिर हमने टर्न अप किया मिट्टी को, ओके, लूजन किया, तो इसमें क्या हो गया? मैन्योर अच्छे से मिल गया, तो ये और भी ज्यादा हमारे लिए क्या हो गया? न्यूट्रिएंट रिच हो गया, जिससे कि हमारा सॉइल और ज्यादा उपजाऊ हो गया. ओके, द सॉइल मॉइस्चन बिफोर सोइंग. और जो सॉइल है उसको हम मॉइस्चन कर देते हैं, उसमें थोड़ा मतलब कि मॉइस्चन का मतलब होता है कि पानी कंटेंट होना चाहिए. तो हम लोगों का जो सॉइल है उसको हम लोग और मॉइस्चन कर देते हैं. ओके, बिफोर शोइंग. मतलब शोइंग मतलब कि क्या? बीज को रोपना. ओके, तो शोइंग से पहले हम क्या करते हैं? सॉइल को मॉइस्चन कर देते हैं. अभी मैं आप लोगों को प्लॉ का फोटो दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को, पहले मैं प्लॉ का फोटो दिखा दूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को प्लॉ के बारे में बताऊंगी. इज दैट क्लियर? ताकि आपके पास एक पिक्चर रहे. कभी भी आप पढ़िए ना तो किसी चीज का पिक्चर पहले देख लीजिए, उसके बाद उसके बारे में पढ़िए, तो आपके पास एक दिमाग में पिक्चर रहेगा, तो आपको समझ में आएगा अच्छा इस चीज को कहते हैं. देखिए ये प्लॉ है, हल है, ठीक है. ये प्लॉ शाफ्ट है, देख रहे हैं, ये प्लॉ शाफ्ट है. और यहाँ पे ये ट्रायंगुलर मतलब आयरन टाइप का ये डाला हुआ है, चीज डाला हुआ है, लगाया हुआ है इसमें, जिससे कि मतलब जिससे कि जब हम लोग प्लॉइंग करते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड, this is plow shaft and this is plowshare. This is plowshare I am showing you. ये देखिए, ये लंबी सी जो डंटी है इसको प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं, और ये प्लॉशेयर है, और ये बीम है. ये जो दो बुल्स के ऊपर लगाया हुआ है ना, इसको हम लोग बीम बोलते हैं. इज इट क्लियर? बीम जो होता है ये दो एनिमल्स के ऊपर, जैसे दो बुल्स के ऊपर हम लगा दिए या भैंसे के ऊपर भी लगा दिए बीम, और ये हो गया आपका प्लॉ शाफ्ट और ये प्लॉशेयर. ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग प्लॉइंग कर सकते हैं. Is it clear? Okay, I think I am clear. Now, before showing the seeds, it is necessary to break big soil clumps to get field yield, better field yield. Okay, it is necessary to break soil clumps to get better yield. मतलब कि फील्ड में हमारा उपज जो है अनाज का वो अच्छा हो सके, इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? सॉइल क्लम्प्स क्या बताया था मैंने? एसिड, जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उसको, ठीक है, उसको तोड़ देना जरूरी होता है ताकि हमारी जो मिट्टी है वो ज्यादा उपजाऊ हो सके. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. अब हम लोगों को सॉइल क्लम्प्स को तोड़ना तो है, लेकिन उसके लिए हम लोग बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लॉ, हो एंड कल्टिवेटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि व्हाट आर द टूल्स यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फॉर ब्रेकिंग द सॉइल क्लम्प्स. ओके, तो यू कैन राइट द आंसर विल बी द प्लॉ, हो एंड कल्टिवेटर. इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट प्लॉ. प्लॉ आखिर होता क्या है, अब हम लोग प्लॉ के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टीलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल. ये जो प्लॉ होता है, प्लॉ यानी कि हल,
ये बहुत पुराने समय से हम लोग यूज कर रहे हैं सॉइल को टील करने के लिए और उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए। ये हमेशा याद रखिएगा कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स तो अलग अलग चीज होते हैं, हम आगे आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना जानिए कि मैन्योर्स आर नेचुरल थिंग्स एंड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल भी होते हैं, ठीक है। रिमूविंग द वीड्स, वीड्स का मतलब क्या होता है? वीड्स का मतलब होता है अनचाहे पौधे जो उग जाते हैं। इज इट क्लियर? वीड्स का मतलब होता है अनचाहे पौधे जो खेत खलिहान में उग जाते हैं, या आप देखिएगा कि आपके गार्डन में भी उग जाता है, ठीक है। एंड टर्निंग द सॉइल, ओके, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि प्लॉ जो है वो किस किस चीज के लिए यूज होता है। तो नंबर 1, रिमूविंग द वीड्स, ओके, फॉर टीलिंग द सॉइल, रिमूविंग द वीड्स, उसके बाद फिर टीलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, इसके लिए यूज होता है। ओके, दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेज एंड कैमल्स। ओके, नाउ प्लॉ जो होता है वो वुड से बना होता है और इसको कौन मतलब ड्रिवन बाय किससे होता है, किसके द्वारा हम इसको चलाते हैं? ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेज और कैमल्स का भी यूज कर सकते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशियर। ओके, ये जो है ये एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कंटेन करता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशियर, जिसको कि प्लोशियर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ प्लॉ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, द मेन पार्ट ऑफ प्लॉ is a long log of wood which is called plough shaft। ठीक है, जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? आपका लॉन्ग लॉग, जो लंबा मैंने डंटी इस तरह से दिखाया था ना, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड होता है। ओके, उसी को हम लोग प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, एक जो एंड होता है शाफ्ट का उस पे एक हैंडल होता है, और जो अदर एंड होता है अटैच टू बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। देखिए, एक जो आपका प्लॉ शाफ्ट का एंड होता है वहां पे हैंडल होता है और अदर एंड पे एक बीम, बीम बताया था ना मैंने, इस तरह से रहता है। ये आपका ये हो गया, ये बीम होता है जो बुल्स के ऊपर, 2 बुल्स यहाँ लगे होते हैं और बुल्स के ऊपर रख दिया जाता है। ओके, 1 पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लॉ। एक पेयर ऑफ बुल और एक आदमी जो है वो आराम से प्लॉ को ऑपरेट कर सकता है। इज दैट क्लियर? The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays। इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है? स्वदेशी, ठीक है। जो बच्चे नहीं जानते वो लिख सकते हैं स्वदेशी। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays। आजकल जो हमारा पहले से वुडन प्लॉ जो हम लोग यूज करते थे उसकी जगह पे आयरन प्लॉ को हम लोग यूज करते हैं। ओके, नाउ कम टू सेकेंड टूल, हो। इट इज सिंपल टूल which is used for removing weeds for loosening the soil। ओके, ये जो है ये बहुत ही सिंपल, हो जो होता है ये बहुत ही सिंपल सा टूल होता है, कोई बहुत ज्यादा इसमें नहीं होता कि बहुत हाई फाई मशीन है, ठीक है। हो का मतलब क्या होता है? कुदाल या फवाड़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। अगेन द टर्म इज हियर वीड्स, वीड्स मतलब अनचाहे पौधे। अच्छा, हम लोग बार बार बात करें कि हमें वीड्स को रिमूव करना है, वीड्स को रिमूव करना है, लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा कि आखिर हम लोगों को वीड्स को रिमूव करना क्यों है? क्या होगा अगर वीड्स रहेगा हमारे खेत में? तो ठीक है, अनचाहे पौधे हैं, अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? आई एम टेलिंग यू। देखिए, मान लीजिए आपका खेत है, यहाँ हमारी वीट की जो है सो खेती हो रही है, वीट्स का हमारा फसल है, यहाँ पे वीट की खेती हो रही है, यहाँ वीट्स जो है वो आपका उग गया। नाउ अनचाहे पौधे उग गए, अब क्या होगा? ये वीट की खेती हो रही है, हम चाहते हैं कि ये जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स है ये वीट का जो फसल है उसको मिले, लेकिन आसपास जो अनचाहा पौधा है वो भी तो वो न्यूट्रिएंट्स को लेगा ग्रो करने के लिए। तो ये क्या होगा? सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है ये क्या हुआ? ये बट गया। ओके, ये बट गया। अब हमारा जो वीट का जो हमारी फसल है, गेहूं की जो फसल है, वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि
उतना ही न्यूट्रिएंट्स, इतने दूर का न्यूट्रिएंट्स ये ले रहा है तो इतना ही न्यूट्रिएंट्स में वीड्स भी ग्रो कर रहा है और गेहूं का फसल भी ग्रो कर रहा है, तो ये अच्छे से ग्रो करेगा नहीं। इसलिए वीड्स को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप जब भी पढ़िए तो बहुत कंसेप्चुअली पढ़िए। साइंस के स्टूडेंट हैं, ये दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि ये कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बस हाँ ठीक है करना है। ओके, देयर इज ऑलवेज अ वाई बिहाइंड एवरीथिंग। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। हो में क्या होता है, एक लॉन्ग रॉड होता है जो कि या तो लकड़ी का बना होता है या आयरन का। अ स्ट्रॉन्ग रॉड एंड बेंट plate of iron is fixed to one of the ends. Okay, एक strong मतलब मजबूत चौड़ा मुड़ा हुआ प्लेट होता है आयरन का जो कि हॉ के एक इंड पे जुड़ा हुआ होता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी विल मूव फर्दर। ये देखिए ये किस तरह से काम कर रहा है। Works like a blade, it is pulled by animals, it is also pulled by animals. Okay, ये इस तरह का होता है, इसे हम हॉ बोलते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग प्लेट की बात कर रहे थे ना हम लोग, जो बेंडेड प्लेट होता था आयरन का, वो ये है। ओके, दिस इज द वन। नाउ द थर्ड tool is cultivator. Nowadays, plowing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. देखिए हम लोग हॉ यूज करेंगे या प्लॉ यूज करेंगे तो हमारा लेबर और टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि मतलब जब आप कर रहे हैं, प्लॉइंग कर रहे हैं या हो के हेल्प से कर रहे हैं, तो उसकी वजह उससे क्या होगा आपको पता है, उससे आप बहुत ही कम एरिया में, ठीक है, प्लॉइंग कर पाएंगे। लेकिन जब आप कल्टीवेटर का यूज करेंगे तो आप एक समय में एक लार्ज एरिया को कवर कर पाएंगे। आप देखिए ये कल्टीवेटर है, ठीक है, ये ट्रैक्टर ड्रिवन है। ओके, ये ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर है, ट्रैक्टर के पीछे ये कल्टीवेटर, दिस वन इज कल्टीवेटर। आप देख रहे हैं कि इतना पूरा एरिया को एक बार में ये कवर कर दिया। और अगर हम लोग वो प्लॉइंग करते तो क्या होता, ये एक ऐसे लाइन जैसा एरिया कवर होता, फिर ऐसे लाइन जैसा एरिया कवर होता। लेकिन इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह से दिख रहा है, मतलब कि 4 बार आप जितना प्लॉइंग करेंगे वो एक ही बार में कल्टीवेटर कर देगा। तो विच वन इज बेस्ट? कल्टीवेटर, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये लेबर और टाइम को भी बचा रहा है। तो नाउ अ डेज कल्टीवेटर इज मोर प्रेफरेबल। सो वी आर हियर अगेन। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हम लोग कैसे सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, फिर हम शोइंग कैसे करते हैं। नाउ व्हाट वी विल स्टडी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ओके, अब हम अपने सॉइल में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को कैसे ऐड करते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड to the soil in the form of nutrients, okay, in the form of nutrients for healthy growth of plants. For what we are doing this? For healthy growth of plants are called manures and fertilizers. Look, manures and fertilizers, एक बात आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि ये दोनों काम तो एक ही करता है, बट ये दो अलग अलग चीजें हैं। The substance which are added to the soil, ऐसी चीजें जो कि हम लोग सॉइल में ऐड करते हैं, क्यों? ओके, इन अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ। आप याद रखिएगा ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हाट इज मैन्योर एंड व्हाट इज फर्टिलाइजर्स एंड व्हाई इट इज यूज्ड। दिस इज अ सब्सटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एड इन अ सॉइल इन अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में इसको हम लोग ऐड करते हैं। फॉर व्हाट? फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ताकि हमारा जो प्लांट्स है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। आप देखते हैं जब हमारे बॉडी में किसी तरह की कमी होती है तो डॉक्टर्स हमें टैबलेट्स देते हैं। इट वर्क लाइक दैट ओनली। सॉइल में जैसे किसी भी तरह का मिनरल्स या फिर किसी चीज़ का कमी होता है या नहीं भी होता है, तो अच्छे ग्रोथ के लिए हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। ओके, now we see over here कि ये क्या कह रहा है। I see a healthy crop growing in a farm. I saw a healthy crop growing in a farm in the neighboring farm. Okay, the plants were weak. Why do some plants grow better than others? ये यहाँ पे जो है ये क्या कह रहा है कि मैंने देखा कि एक फार्म में हेल्दी क्रॉप उग रहे थे, बहुत स्वस्थ पौधा उग रहा था, और बगल के ही फार्म में जो पौधे थे वो वीक थे, उतने हेल्दी नहीं थे। इसका रीजन क्या हो सकता है? नाउ लेट्स इन्वेंट। सॉइल सप्लाइज मिनरल
न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। सॉइल क्या करता है? मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट को। ओके, यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि who provide mineral nutrients to the crop plants? Okay, so here the answer will be soil. These nutrients are essential for the growth of plants. These nutrients are essential for the growth of plants. Why do we add these nutrients to the soil? Okay, because these are helpful for the growth of plants. In certain areas, farmer grow crop after crop in the same field. The field never left uncultivated or fallow. ठीक है, क्या होता है कि अभी मान लीजिए ये हमारा फील्ड है। ओके, फार्मर्स इस पे वीट का क्रॉप उगाए, फिर ये वीट के क्रॉप को सॉइल जो है इसको न्यूट्रिएंट्स दिया ग्रो करने के लिए। फिर फार्मर जो क्या किए, इसको वीट बड़ा हुआ उसको काटे, उसके बाद फिर से वीट का बीजारोपण कर दिए, तो फिर से सॉइल जो है इसको न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, वीट को हर बार ग्रो करने में तो सेम न्यूट्रिएंट्स का जरूरत है, तो बार बार अगर हम इसी पे वीट का पौधा उगाते जाएंगे तो क्या ये जो सॉइल है ये गरीब नहीं हो जाएगा? इसके पास उस न्यूट्रिएंट की कमी नहीं हो जाएगी? क्योंकि इसको कभी तो छोड़ा नहीं जा रहा है ना, कभी इसको फैलो और अनकल्टिवेटेड तो नहीं छोड़ा जा रहा है कि ये अपने आप को रीबूस्ट कर पाए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इसको समझिएगा। अगर आप लगातार काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, उससे आपके बॉडी का एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। कुछ देर आपको, हम लोग कहते हैं ना, आराम भी जरूरी है, कुछ देर बॉडी को रेस्ट भी जरूरी है, ताकि हम लोग फिर से अपने आप को रीबूस्ट कर पाए। ओके, सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट। नाउ इमेजिन what happens to the nutrients? इमेजिन कीजिए कि न्यूट्रिएंट्स के साथ अगर हम अनकल्टिवेटेड लैंड को नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? कंटिन्यूअस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन द न्यूट्रिएंट्स। कंटिन्यूअस जब हम लोग कल्टिवेशन करेंगे तो अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि सॉइल क्या हो जाएगा, उस न्यूट्रिएंट में उसकी स्कैर्सिटी आ जाएगी। Therefore farmers have to add manures to the field to replenish the soil with न्यूट्रिएंट्स। ओके, क्या करना पड़ता है फार्मर्स को? इसीलिए फार्मर्स को उसमें मैन्योर्स ऐड करना पड़ता है। जैसे ये फील्ड है, इस पे हम वीट का पौधा उगा रहे हैं, ठीक है, इस पे हम मैन्योर्स डालेंगे तो क्या होगा कि उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिप्लेनिश होगा। ठीक है, रिप्लेनिश का मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग लिख लीजिए। यस, रिप्लेनिश का मतलब होता है भरपाई करना। ठीक है, तो अगर जब हम लोग मैन्योर्स को ऐड करते हैं तो क्या होगा कि जो आपका न्यूट्रिएंट्स कम हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप लोगों को समझ में आ गया ये बात? ये भरपाई होता है, जिन लोगों को मन है वो लिख सकते हैं भरपाई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। ओके, विच प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग? दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मैन्योरिंग? डिफाइन मैन्योरिंग, ये आपसे पूछा जा सकता है। सो व्हाट इज मैन्योरिंग? ओके, when farmer add manure to the field to replenish the soil, it is called manuring. Okay, when farmers add manure to the soil for replenishment of nutrients, this process is called what? This process is called manuring. Okay, this one is very important. Improper or insufficient manuring results in weak plant. Okay, what is the disadvantage if you will not manure properly your field? It will lead to a weak plant. ये अच्छे healthy plants को नहीं वो करेंगे, ठीक है, healthy plants को grow नहीं करेंगे। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animals waste. This one is very important. Okay, this one is also very important. And here one question can be asked कि मैन्योर्स जो होते हैं, ये बात बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा कि मैन्योर्स ऑर्गेनिक होते हैं, ये नेचुरल होते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का आर्टिफिशियल चीज नहीं है, ये नेचुरली हम लोग इसको वो कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, और ये नेचुरली हम लोगों को मिल रहा है। तो दिस वन इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। हम लोगों को मैन्योर कैसे मिलता है? प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से। फार्मर डंप plant and animal waste in a pit at open places and allow it to decompose. आपने देखा होगा कि हम लोग घर में गड्ढा खोद देते हैं, या 6 में भी आप लोगों को पढ़ा होगा ना कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। हम लोग घर में गड्ढा खोद देते हैं, उसमें जो हमारा सब्जी का छिलका वगैरह आता है या गार्डन का जो भी हमारा रेसिड्यू बचता है, सूखे पत्ते वगैरह, उसमें
डाल देते, फिर उसको मिट्टी से ढक देते तो वो खाद बन जाता है. द सेम थिंग इज मैन्योर. वही उसी को हम लोग मैन्योर कहते हैं. ओके. और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैन्योर को बनाने में हमारा क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है, कैसे उसको डिकम्पोज करने में. द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है, ठीक है, जो हमारा बचा हुआ खाद्य मतलब सब्जी का छिलका होता है या प्लांट्स और एनिमल वेस्ट होता है, उसको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिकम्पोज करते हैं, तो उसको क्या बनाते हैं, उसको ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं. ओके. दिस वन वी हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6. देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, व्हाट इज मैन्योरिंग, हाउ मैन्योर इज ऑब्टेन्ड, ओके, एंड व्हाट इज अ मैन्योर. मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये सारी बातें आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में रखना है. इज दैट क्लियर? these points are very very important. This activity, look what this activity is saying. Take moong or gram seeds and germinate them. Okay, select 3 equal sized seedlings. Take 3 empty glasses or similar vessels. Mark them A, B, C. Okay? आपको क्या करना है, कुछ मूंग लेना है या ग्राम सीड्स लेना है, उसको जर्मिनेट करना है. सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स. आपको इक्वल साइज के सीडलिंग्स को सेलेक्ट करना है. ओके. ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोगों को मूंग लेना है और ग्राम सीड्स लेना है, और उसको जर्मिनेट का मतलब क्या होता है, अंकुरित करना. ठीक है. देखे होंगे आप लोग कि जब हम लोग मूंग दाल फुलाते हैं तो उसमें से एक व्हाइट कलर का निकलता है ना, इस तरह से, वो उसको जर्मिनेशन बोलते हैं. ठीक है, वो जर्मिनेट हो जाता है, अंकुरित हो जाता है. सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स. ठीक है, हम लोगों को इक्वल साइज का 3 सीडलिंग्स जो है वो लेना है जो अंकुर किया हुआ. टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और वेसल्स. और फिर हम लोगों को 3 एम्प्टी ग्लासेस ले लेना है. ओके, 3 एम्प्टी ग्लासेस हम लोग ले लेंगे, और सेम हम लोग अंकुर किया हुआ पौधा ले रहे हैं. ठीक है. टू ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विथ लिटिल काउ डंग मैन्योर. ग्लास ए हो गया, ये ग्लास एक बी ले लेंगे, ग्लास सी इसका नाम रख दे. इसमें हम लोग सेम सीडलिंग डाले हैं. ठीक है, सेम जो बीज है हमारा वो अंकुर किया हुआ डाले. अब ए में क्या कर रहे हैं, हम मैन्योर डाल रहे हैं, काउ डंग डाल रहे हैं. ठीक है. बी में क्या करें, ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विथ लिटिल यूरिया. तीनों में हम लोग सॉइल सेम डाले हैं, अब इसमें हम लोग यूरिया डाल देते हैं. ठीक है, बी में हम लोग यूरिया डाल रहे हैं. टेक सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग. अब सी में हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे. ए में काउडंग डाले, बी में यूरिया डाले, लेकिन सी में कुछ भी नहीं डालेंगे. नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास. ठीक है, हम लोगों को क्या करना है कि हर एक ग्लास में जिसमें सिडलिंग है उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालना है. ये नहीं कि किसी में ज्यादा किसी में कम, सब में सेम डालना है. कीप देम इन सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली. ठीक है, कीप देम इन अ सेफ प्लेस. इसको हम लोग सेफ प्लेस में रखेंगे अच्छी तरीके से, और उसको वाटर डेली देंगे. वाटर भी हम लोगों को जो है वो सेम देना है. आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ. आफ्टर 7 से 10 दिन के बाद हमको इसका ग्रोथ जो है वो देखना है. देखिए एक बात देखिए, ए बी सी ये तीनों ही ग्लासेस हमारे पास थे. ठीक है, हम लोग इसमें सब कुछ, मिट्टी भी सेम डाले, जो बीज है वो भी सेम डाले, पानी भी सेम डाले. अलग क्या हुआ, एक में मैन्योर डाले, एक में यूरिया डाले, और एक में कुछ भी नहीं डाले. अब हम लोगों को डिफरेंस पता चलेगा कि किस तरह से डिफरेंस आता है. इज दैट क्लियर? फॉर दिस ओनली वी विल डूइंग दिस. डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस? सेम पेस का मतलब उसी स्पीड में? नो, absolutely no. Which glass showed better growth of plants? In which glass was the growth fastest? ओके, ये तीनों जो ग्लासेस थे उसमें तीनों ग्लास में से सबसे फास्ट ग्रोथ जो होगा वो किस सिडलिंग का होगा, किस ग्लास के सिडलिंग का होगा? ओके, हम बताते, फर्टिलाइजर्स जिसमें डाले हो ना, फर्टिलाइजर्स जिसमें डाले हो वो ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा. आपको मैं पिक्चर के हेल्प से भी दिखाती हूँ. सी ओ भैया देखो यहाँ पे जो बी है, बी में हम लोग क्या डाले थे, यूरिया डाले थे ना. बी में हम लोग यूरिया डाले थे, ये सबसे ज्यादा स्पीडली. जिसमें काउडंग डाले हैं वो उससे ज्यादा, और सी का जो सीडलिंग्स है वो बहुत सबसे छोटा है. ओके, तो आपको डिफरेंस समझ में आया? नाउ आई एम शोइंग यू. मैन्योर तो आप लोग पढ़ लिए कि वो एक ऑर्गेनिक चीज होता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, ओके, which are rich in particular nutrients. Now
This one is important and this will give you the difference between manure and fertilizer. Manure और fertilizer का जो आपको difference है basically इसी बात से पता चलेगा. पहला बात, manure जो होता है, जो manure होता है वो natural होता है, ठीक है, manure natural होता है. और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं. अच्छा, कितनी बार होते हैं ना हम लोग पढ़ रहे हैं हम कंफ्यूज करने लगते हैं, कभी लगता है नहीं मैन्योर ही आर्टिफिशियल होता है, ठीक है. तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक कोड बताती हूँ, MN, ठीक है. MN याद रहेगा आप लोगों को, MN याद रहेगा और FA याद रहेगा, MN और FA याद रहेगा, यानी कि मैन्योर नेचुरल, फर्टिलाइजर आर्टिफिशियल. ओके, दिस वन इज कोड. ये आपको याद रहेगा ना, तो आपके एग्जाम्स में या फिर आपके दिमाग में एक याद करने का ट्रिक आपके पास रहेगा, ठीक है. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो नेचुरल नहीं होते हैं, वो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, वो इनऑर्गेनिक होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं और जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, ठीक है. वो जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो कंप्लीट फूड खाते हैं जैसे दूध, उसमें सब कुछ मिलता है, लेकिन जो हम लोग जैसे आप लोग फॉलिक एसिड का टैबलेट खाइएगा आर्टिफिशियल, तो वो सिर्फ फॉलिक एसिड देगा, वो सब कुछ तो नहीं देगा. तो ये बात समझिए कि जो मैन्योर्स होते हैं वो आपके नेचुरल चीज होते हैं और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं. तो जो फर्टिलाइजर्स है, जो आर्टिफिशियल है, वो किसी एक चीज में रिच होगा, वो हर चीज में रिच नहीं होगा. ओके, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर. अब ये हम लोगों को जानना है कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो हमारे मैन्योर से डिफरेंट होते कैसे हैं. This one is very very important. Difference between fertilizers and manures is very very important. And आप लोगों को फर्दर मैं पढ़ाऊंगी बिल्कुल अच्छे से. बॉक्स में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का डिफरेंस दिया हुआ है. फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज. Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK. ओके, ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं. मैन्योर को तो हम लोग घर में भी बना सकते हैं. बनाना क्या है, उसको तो बस डिकम्पोज करना है. ओके, कुछ एग्जांपल्स क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स के, अमोनियम सल्फेट, सल्फर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके. एनपीके क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड द फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स. ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो है फार्मर्स को हेल्प करते हैं उपज को बढ़ाने में. ओके, इज दैट क्लियर? The use of fertilizers has helped the farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy, maize. For example, इसकी क्या है, wheat, paddy और maize. But excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. आप ये भी जान जाइए कि excessive use जो fertilizers का होता है, this one is disadvantage. ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स. ओके, या फिर व्हाट आर द यूजेस ऑफ यूजिंग डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स. तो हियर इज द आंसर, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द will make the soil less fertile. Fertilizers have also become a source of water pollution. ये water pollution का भी source बनते हैं. ठीक है, therefore in order to maintain the fertility of the soil we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between the two crops. देखिए, अब अगर फर्टिलाइजर्स के एक्सेसिव यूज से हमको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तो हम लोगों को एक बात तो है कि हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स तो सॉइल का बरकरार रखना है. अगर फर्टिलाइजर्स के यूज से कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजर्स से बहुत ज्यादा यूज से बहुत डिसएडवांटेजेस हैं, तो उसको किसी और चीज से तो सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा ना. तो इसका नेचुरल तरीका क्या है, व्हाट आर द नेचुरल वेज. वन क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक दिस, व्हाट आर द नेचुरल वेज टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी. एकदम मेरा बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं रटना नहीं चाहती. मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने एक बार चैप्टर समझा दिया तो यू ऑल विल बी एबल टू गिव द आंसर. ओके, एंड यू नीड नॉट टू लर्न एनीथिंग, मेमोराइज एनीथिंग. किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, समझ जाइए. In order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute the fertilizers with organic manure to leave the field uncultivated between the two crops. दो क्रॉप्स जब हम एक बार फसल उगाएं फिर एक बार फसल उगाएं, तो ये जब दो राउंड हमारा हो गया तो इसके बीच में हम लोग कुछ समय के लिए फील्ड को अनकल्टिवेटेड ऐसे ही छोड़ दें. ठीक है, या फिर द यूज ऑफ मैन्योर्स
या फिर एक और इसका तरीका है क्रॉप रोटेशन. फर्दर आई विल टेल यू हाउ क्रॉप रोटेशन इज गोइंग टू हेल्प दिस वन. द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी को भी बढ़ाता है. इज दैट क्लियर? मैन्योर्स जो है वो सॉइल के टेक्सचर मतलब क्या होता है? टेक्सचर मतलब होता है उसको जो हम लोग छूते हैं ना, उसका बनावट को, जो सॉइल का बनावट होता है उसको भी अच्छा करता है, और वाटर को होल्ड करने का, रिटेन करने का कैपेसिटी, ठीक है, रिटेन मतलब होता है किसी भी चीज को होल्ड करने का कैपेसिटी को बढ़ाता है. अच्छा, अगर सॉइल के में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा तो क्या होगा? जो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं उसमें बोलते हैं ना कि मिट्टी का गीला होना जरूरी है. पानी किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. मिट्टी अगर जहाँ की कड़ी होगी वहां पे वो क्रॉप अच्छा नहीं होगा, ये आप याद रखिए. इसीलिए मैन्योर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. ये क्या करता है? ये न्यूट्रिएंट्स की भरपाई कर देता है सॉइल में, और हर तरह की, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को नहीं ये करेगा, बढ़ावा देगा कि बस मतलब हमको फास्फोरस को बढ़ाना है तो हम फास्फोरस को. मैन्योर जो है मतलब हर तरह के न्यूट्रिएंट्स को ऐड ऑन करेगा सॉइल में. Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. Okay, first method क्या था कि आप जो फील्ड है उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दे. दूसरा प्रोसेस क्या है कि क्रॉप रोटेशन करें. ओके, व्हाट इज दिस क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है एक ही फील्ड पे बार बार एक ही क्रॉप को नहीं उगाना, रोटेट करके उगाना. एक बार अगर मैंने वीट उगाया तो दूसरी बार मैंने पल्सेस उगाया. ओके, व्हाट मतलब क्या होगा ऐसा करने से? व्हाट विल हैपन? दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप alternately. Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. नॉर्दर्न इंडिया में क्या करते थे फार्मर्स कि पहले लेग्यूमेंट्स, जो हमारा फलीदार पौधा जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग लेग्यूमेंट्स बोलते हैं, उसको उगाते थे एक सीजन में और फिर वीट उगाते थे. ओके, दिस हेल्प इन द रेप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विथ नाइट्रोजन. अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी शायद पढ़ा होगा कि हाउ लेग्यूमिनस प्लांट्स हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं कि क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, तो क्रॉप रोटेशन में एक बार हम वीट को उगाएंगे, एक बार हम लेग्यूमिनस प्लांट्स को उगाएंगे, तो इससे क्या होगा? नाइट्रोजन की जो कमी है वो सॉइल में नहीं होगी. हाउ? ठीक है, ये भी हम लोग बोलते हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. तो कैसे? ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे. फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस. फार्मर्स को हम लोग इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना. इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया. हियर वी कम, यहीं पे हम लोग आएंगे. जो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे थे ना, यहीं से पता चलेगा. दीज आर प्रेजेंट इन द नूडल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ठीक है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है ना, उनके जो रूट्स होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है. राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है सॉइल के साथ. इज दैट क्लियर? तो क्या होगा, जो मतलब सॉइल में जो हमारा जो सॉइल है, जो नाइट्रोजन वीट को देके पुअरर हो गया, तो उसके अंदर फिर से जो सॉइल मतलब नाइट्रोजन है वो आ जाएगा. और ये जो पूरा प्रोसेस है, जो नाइट्रोजन फिर से रिप्लेनिश होगा, ये नेचुरली होगा. तो इससे इन्वायरमेंट को कोई हार्म भी नहीं होगा. सो क्रॉप रोटेशन इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर सब्सटीट्यूटिंग व्हाट? फर्टिलाइजर्स. ओके, फर्टिलाइजर्स का भी यूज करेंगे बट इन अ वेरी किसी भी चीज को बहुत संतुलित तरीके से हमें करना चाहिए, उसको बैलेंस्ड वे में करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का डिसएडवांटेज इस प्रकृति को हमें मतलब इस प्रकृति को ना झेलना पड़े. नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर. ओके, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अर्लियर 8 बोर्ड भी हुआ करते थे, उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था. डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर. ओके, ये दोनों का काम एक ही है. ये दोनों जो है ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, बट हाउ they are different. Fertilizers is a man-made inorganic salt. Fertilizers जो होता है वो human made होता है, natural नहीं होता है. But whereas manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plants residue.
ठीक है, गाय का गोबर वगैरह, जो प्लांट्स का हमारा मतलब टूट के टहनी वगैरह गिर गया, पत्ता वगैरह गिर गया, उसके डिकम्पोजिशन से मिलता है. इट इज आर्टिफिशियल, इट इज नेचुरल. फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मैन्योर इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स. ओके, इसको हम लोग फैक्ट्रीज में बनाते हैं, इसको फील्ड्स में बनाते हैं. फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. ह्यूमस प्रोवाइड करता है? नो. मैन्योर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. ठीक है. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manures are relatively less rich in plant nutrient. ठीक है, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम में बहुत रिच होता है, ये थोड़ा उससे कम रिच होता है. इज दैट क्लियर? ये आपको समझ में आ गया? ओके, नाउ वी विल लर्न एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. ओके, हम लोग एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे कि मैन्योर को यूज करने का एडवांटेज क्या होता है. ये जो टेबल है आपका, इस टेबल ये 1.1 है, गिव्स द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. दिस टेबल इज 1.1 एंड दिस गिव्स द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर. एडवांटेज ऑफ मैन्योर, अब हम लोगों को यहाँ देख लीजिए, इस एनसीईआरटी बुक में एडवांटेज ऑफ मैन्योर इज गिवन स्ट्रेट, लेकिन डिसएडवांटेज मैंने आप लोगों को पैराग्राफ में बताया था ना, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ इट्स हिडन. वो आपको समझना पड़ेगा कि पैराग्राफ के बीच से आपको निकालना पड़ेगा. डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स. ओके, सो the organic manure is considered better than fertilizer. जो organic manure होता है उसको हम लोग fertilizer से ज़्यादा अच्छा मानते हैं. लेकिन क्यों? Because it enhances the water holding capacity of the soil. क्योंकि manure के help से जो water holding capacity होता है soil का वो बढ़ता है. It makes the soil porous. ये जो porous का मतलब पहले जान लीजिए, छिद्रपूर्ण. ठीक है, जो soil है उसमें छिद्र ज्यादा होता है. ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकेम इजिली. ओके, जब हमारा सॉइल में छिद्र रहेगा, आपका गैप रहेगा, तो एक्सचेंज ऑफ जो गैस होता है वो इजी हो जाएगा. इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. जो मैन्योर होता है वो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि माइक्रोब्स आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स. तो ये हम लोगों को, और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स और फ्रो. ओके, सेकेंड चैप्टर है आपका, तो वी विल लर्न मोर अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन चैप्टर 2. इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. और ये जो है टेक्सचर को भी अच्छा करता है, जो हमारा सॉइल है उसकी बनावट को भी अच्छा करता है. तो दीज आर एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. दिस वन इज वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट टू एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. ओके, यू हैव टू डिफरेंस बिटवीन मैन्योर and fertilizers, disadvantage of fertilizers. Okay, so these are some questions which can be asked from this topic, adding manures and fertilizers. Okay, what is manuring? So prepare yourself for that. I have told you, and while पढ़ाते समय भी मैंने आप लोगों की ये सारे जो confusions हैं, सारे questions उसको दूर कर दिया है. तो जब आप पढ़ें, मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसको जब आप पढ़े तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट किया और मैंने ये पिंग किया है कि हियर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, तो उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा. इज दैट क्लियर? ओके, अगेन वी आर हियर. मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि कैसे हम शोइंग, किस तरह से हम लोग पहले मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद बीज को शो करते हैं, उसके बाद क्रॉप्स के अच्छे ग्रोथ के लिए मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं. ठीक है, लेकिन एक और चीज है कि इरिगेशन भी जरूरी है. ठीक है, क्योंकि पानी अगर नहीं देंगे तो कोई भी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं करेगा. सो वी विल रीड द टॉपिक इरिगेशन. ओके, सो इरिगेशन. ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव. हर लिविंग बींग्स जो है उसको पानी जिंदा रहने के लिए जरूरी है. वाटर इज इम्पॉर्टेंट. वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देखिए, हम लोग कुछ देर तक पानी नहीं पीते तो हमारी हालत कैसी हो जाती है. तो जरा सोचिए, अगर प्लांट्स बेचारे उनको पानी नहीं मिलेगा तो उनकी हालत कैसी होगी. ठीक है, तो उनके प्रॉपर प्लांट्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को पानी उसको देना बहुत ज्यादा जरूरी है. वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स. along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. ठीक है, जो हम लोग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, तो जब पानी हम लोग डालते हैं तो पानी के साथ साथ वो फर्टिलाइजर्स और मिनरल्स भी जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं. प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर. दिस पॉइंट इज, आप इसको नोट कर लीजिए कि व्हाट
amount of water does the plant contains? Plant contains 90% of water. Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. कभी आपने देखा है ऐसे ही तो हम लोग चना रखे रहते हैं कितने दिनों तक, मूंग रखे रहते, क्यों नहीं वो अंकुरित हो जाता, लेकिन जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं तो 2-3 दिन के अंदर आप देखते हैं कि वो अंकुरित हो जाता है. तो वाटर इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. ये एक लाइव एग्जांपल है आप लोगों के लिए. Nutrients dissolved in the water are transported to each part of the plants. जो nutrients होते हैं वो पानी में जो dissolved nutrients होते हैं वो प्लांट के हर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं. जैसे देखिए ये हमारा प्लांट है, इसका रूट्स है, ठीक है, हम यहाँ पे पानी डालें तो ये पानी जो है ये स्टेम के थ्रू, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मतलब हाउ द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. तो प्लांट्स में पानी पूरा जाता है पूरे उसके लीव्स तक, उसके फ्रूट्स तक, सब कुछ तक. तो न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट्स के साथ जाता है. ओके. Water also protects the crop from both frost and hot air currents. आपको पता है यहाँ पे एक indirect question छुपा हुआ है. I will tell you. To maintain the moisture of soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. Okay. Why irrigation is needed? If the question is asked that why irrigation is needed, ठीक है, why irrigation is needed? is needed. तो इसका आंसर क्या होगा, क्यों इरिगेशन करना जरूरी है. अच्छा ठीक है, हम ये भी बात बोलते हैं कि इरिगेशन करना जरूरी है तो एक ही बार हम पानी दे करके छोड़ दें, ठीक है. तो प्रॉपर जो इंटरवल्स पे हम लोग रेगुलर इंटरवल्स पे जो पानी देते हैं उसी को इरिगेशन बोलते हैं. ओके. जानते हैं आप लोग जो पानी होता है ना वो ठंड से भी बचाता है प्लांट्स को हमारे और हॉट एयर से भी बचाता है. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स आर वाटर्ड रेगुलरली. मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो प्लांट है वो बहुत हेल्दी हो, अच्छे से ग्रो करे, तो हमारा जो फील्ड्स है उसको हम लोगों को जो पानी है, जो वाटरिंग है प्लांट्स पे, वो बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा एक रेगुलर इंटरवल पे, ताकि मॉइस्चर बना रहे. आपको पता है जो ड्राई सॉइल होता है उसमें तो आप लोग पढ़े होंगे कि बिग बिग क्लम्प्स बन जाता है, तो फिर उसको हम लोगों को तोड़ना पड़ता है, ठीक है, क्रम्प क्रशर से. तो ये तो एक एडिशनल स्टेप भी हो जाता है हमारा. लेकिन अगर हमारी मिट्टी जो है वो हमारी मिट्टी अगर मॉइस्चर रहेगी तो बहुत ज्यादा हमारा जो क्रम्स बनता है वो नहीं बनेगा. एडिशनल स्टेप जो है वो हम लोगों को नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है. शोइंग में भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को. प्लोइंग भी आसान हो जाएगा, टीलिंग भी आसान हो जाएगा. तो मॉइस्चर कंटेंट सॉइल में बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड irrigation. This one is very important. सिर्फ आप अगर ये कहते हैं the supply of water to the crops is called irrigation. No, not at all. At regular interval, this term is very important. At regular interval is very important. सुबह में पानी पी लिया, रात भर नहीं पिया, कैसा आपका हालत होगा. नहीं, रेगुलर इंटरवल पे आपको खाना भी चाहिए, आपको पानी भी चाहिए. उसी तरह से प्लांट्स को भी अच्छे से ग्रो करने के लिए वाटर सप्लाई जो है वो रेगुलर इंटरवल पे चाहिए, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टू सप्लाई इरिगेशन याद करना है, कुछ करने की जरूरत है. सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स, रेगुलर इंटरवल. ये दो टर्म्स याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा दैट यस दिस वन इज कॉल्ड इरिगेशन. ओके. इसको हम इरिगेशन कहते हैं. नाउ the time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. अब मेरी बात सुनिए ध्यान से. वीट का अगर आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उसका पानी का नीड अलग है, ठीक है. अगर लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उसका पानी का नीड अलग है. दूसरी बात, ये तो हो गई क्रॉप पे डिपेंड करता है. दूसरी बात सॉइल पे भी डिपेंड करेगा. देखिए अगर हम लोग सैंडी सॉइल, सबसे अच्छा सॉइल बताइए कौन सा होता है आपका इरिगेशन के लिए. लूमी सॉइल जो होता है, क्योंकि उसमें ह्यूमस भी होता है और उसमें जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होता है वो भी अच्छा होता है. बट इन केस मान लीजिए किसी केस में हमको सैंडी सॉइल में ही हमको करना है इरिगेशन, तो वहां पर तो फिर हमको जो पानी जो सप्लाई है उसको तो ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सैंडी सॉइल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो पानी तो बह करके निकल जाएगा, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी नहीं होगी. अच्छा, एक और बात आपको मैंने बार बार पढ़ाया होगा, मैन्योर जब मैं पढ़ा रही थी तो, कि मैन्योर ऐड करते हैं तो वो जो
जो मतलब सॉइल होता है उसका वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। अच्छा, क्या होगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को अगर बढ़ा दिया जाएगा, और क्या होगा अगर किसी भी मतलब सॉइल का वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है वो अच्छा नहीं होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई इट इज नीडेड। देखिए ये क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जरूरी होता है। ठीक है, मान लीजिए कि हम पानी डालें, क्रॉप से पानी बह गया, जो सॉइल है वो पानी को रिटेन नहीं कर पाया, पानी बह गया तुरंत में। तो जब तक हम वाटरिंग कर रहे हैं तब तक तो आपका रूट्स पानी को लिया, लेकिन जैसे ही हमने वाटरिंग करना बंद किया, इरिगेशन पानी देना बंद किया, तो क्योंकि सॉइल तो रिटेन कर नहीं पा रहे हैं मॉइस्चर को, तो वो तो बाद में नहीं पानी देनी पड़ेगा। वहीं अगर ऐसा कोई सॉइल है जो कि पानी को होल्ड करके रख पा रहा है, तो वो क्या करेगा, हम वाटरिंग कर रहे हैं उसके बाद भी रूट्स को पानी मिलता रहेगा। तो ये जो रूट होगा, ये जो क्रॉप होगा, ये ज्यादा हेल्दी होगा। किसके रेस्पेक्ट में, ऐसे किसी क्रॉप के रेस्पेक्ट में जिस सॉइल का वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी नहीं अच्छा है। इसीलिए मैन्योर जो है हम लोगों को जरूरी होता है सॉइल में डालने का। ओके, अब ये भी देखिए, एक तो ये सॉइल टू सॉइल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे डिफरेंस होता है सीजन टू सीजन। एक बात समझिए कि पानी आखिर हम लोग रेगुलर इंटरवल पे क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इवेपोरेशन से कंटिन्यूअसली सॉइल जो है अपने पानी को सनलाइट के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, मिट्टी तो पूरा सनलाइट के नीचे ही है ना, तो ठीक है, सनलाइट की वजह से इवेपोरेशन भी तो हो रहा है सॉइल से पानी का। तो जहां पे बहुत, जैसे कि आप मान लीजिए कि समर सीजन है, तो उस समय आपको बहुत जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत फ्रीक्वेंट रखना पड़ेगा, बहुत फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे आपको पानी डालना पड़ेगा। वही रेनी सीजन पे तो रेन खुद ही हो रहा है, सनलाइट उतना ज्यादा नहीं है, खुद ही ह्यूमिडिटी है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट है उसमें खुद ही ह्यूमिडिटी है, वाटर पार्टिकल्स हैं इन्वायरमेंट में, तो इवेपोरेशन उतना हाई रेट पे नहीं होगा, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा वाटरिंग करने का जरूरत नहीं है। ओके, सो these are the differences. Now we will move forward. Now here one question is, in summer the frequency of watering is high. Why it is so? This is good question. देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. In summer the frequency of watering is high. अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि जो समर सीजन है उसमें तो जो वाटरिंग का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि समर में इवेपोरेशन ज्यादा होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स आर हाई, क्योंकि धूप बहुत कड़ा निकलता है, तो पौधों पर भी धूप पड़ता है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो वाटर का जो मतलब जो वाटर सॉइल रिटेन करके रखा है वो ज्यादा उड़ जाएगा। ठीक है, तो सॉइल को हम लोगों को रेगुलर इंटरवल पे जल्दी जल्दी पानी देना पड़ेगा ताकि हमारा जो क्रॉप्स है वो अच्छा हो गए। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, अब हमने समझ लिया इरिगेशन किसको कहते हैं, व्हाट इज इरिगेशन, सप्लाई ऑफ वाटर इन रेगुलर इंटरवल। ये बिल्कुल याद रखिएगा, सप्लाई ऑफ वाटर एंड रेगुलर इंटरवल, दिस इज called irrigation. Okay, now sources of irrigation. What are the sources of irrigation? The sources of water for irrigation are wells, tube well, pond, lake, river, dams and canals. Here also one question, so name two sources of water, well and dam, then you have to answer. Yeah, 5 sources of irrigation. Okay, sources of water for irrigation can be asked. Write the names of 2 sources of water for irrigation. Okay. Now we will study methods of irrigation. Okay, methods of irrigation. Now we will study there are 2 types of irrigation, methods of irrigation, one traditional method and one modern method. Okay, there are certain types of traditional irrigation. Okay, कुछ टाइप्स होते हैं ट्रेडिशनल इरिगेशन के भी, वो क्या टाइप्स होते हैं मैं आपको बताती हूँ. द वाटर अवेलेबल इन द वेल, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड बाय different reason for taking it to the fields. Cattle or human labor is used in these methods, so these methods are cheaper but less expensive. The various traditional methods ways are moat, chain pump, and 2 more are there, ढेकली एंड राह. ओके, देखिए जो वाटर अवेलेबल होता है हमारे कुएं में, नदी में, तालाब में, कैनल में, उनको हम लोग लिफ्ट करते हैं बहुत डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट रीजंस में. क्यों? पानी में हम लोग खेती करने के लिए, ठीक है, पानी को खेत में डालने के लिए.
पर ये बहुत इफिशिएंट नहीं होता है, इसमें पानी बहुत यूनिफॉर्म तरीके से खेतों में नहीं जाता है। दूसरा, इसमें बहुत कैटल का भी हम लोग यूज करते हैं, और मेहनत बहुत ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा लगता है, और रिजल्ट जो हमको मिलता है वो उतना अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए ट्रेडिशनल मेथड्स को हम बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, बट हम लोगों को पढ़ना है तो हम लोग पढ़ेंगे ही कि ट्रेडिशनल मेथड्स क्या क्या होते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज मोटिंग। देखिए फर्स्ट वन क्या है, ये मोटिंग है। ये पिक्चर बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। देखिए मोटिंग को पुली सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, मोटिंग को हम लोग पुली सिस्टम भी बोलते हैं। इट इज सिंपली लाइक दैट कि देखिए कोई भी सामान बाल्टी या कंटेनर से हम लोग जैसे कुएं से बाल्टी से पानी निकालें, और उसके बाद फिर देखिए ये कैनाल टाइप का बना हुआ है, ये खेतों में ऐसे करके जाता है, इसमें पानी डाले, फिर यहाँ से बह करके ये खेत में गया, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज समझ रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ से हम एक बाल्टी पानी डाले, ये पूरा वे से जा रहा है, अब इधर इधर का भी तो सॉइल जो है सो पानी को एब्जॉर्ब, यहाँ तक पहुंचा पानी, ठीक है, यहाँ तक पानी पहुंचा तो क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, फिर यहाँ से आगे गया तो एब्जॉर्प्शन में कमी आएगा, तो यहाँ का फसल थोड़ा अच्छा हो जाएगा, फिर यहाँ का जो फसल है वो थोड़ा कम अच्छा होगा। अच्छा, अब पहली बार में ऐसा हुआ, दूसरी बार में गया तो फिर इसी रास्ते से गया, तो क्या ये यूनिफॉर्म होगा? जो पानी का लेवल इस क्रॉप को मिल रहा है क्या वही इस क्रॉप को मिलेगा? नहीं, रास्ता तो यही सेम है ना, बात को समझो। बिल्कुल, हम पानी को डाले, एक बार में ये यहां से यहां गया, इतनी दूर की जमीन भी तो पानी को आपका ऑब्जॉर्व कर रही है, और जो यहाँ का यील्डिंग होगा क्रॉप का वो इस जगह का नहीं होगा, तो प्रॉपर तरीके से पूरे खेत में पानी भी नहीं पटेगा, ऊपर से मेहनत भी बहुत ज्यादा लगेगा। और आप सोचिए कि एक खेत को मतलब पटाने में, इरिगेट करने में कितना टाइम लग रहा है हमारा, ठीक है। दूसरा जो इसका मेथड है, हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, वो है चेन सिस्टम, ठीक है, चेन सिस्टम। ओके, लेट्स लर्न अबाउट इट ऑल्सो। चेन पंप हमारा कैसे होता है? देखिए जब हम लोगों को चेन पंप होता है तो उसमें क्या होता है कि नीचे एक कुछ तालाब या पानी या कुछ रिजर्वायर होता है, उसमें ये जो एक ऐसे है, ये इस तरह से देखिए। आप लोग एसिलरेटर देखे हैं मॉल में? मॉल का जो एसिलरेटर होता है इस तरह का होता है, और ये देखिएगा हाथ रखने वाला होता है, उसमें इस तरह से कुछ होता है, ठीक है, चेन टाइप का। वो रेगुलरली जो होता है वो ऊपर नीचे होते रहता है। इसी सेम थिंग जो है, जो सेम साइंस है, इसके पीछे भी लगा हुआ होता है। देखिए यहाँ एक पुली है, ओके, यहाँ पे आप रस्सी देख रहे होंगे, इधर कोई पानी वानी का होता है, पूरा फिगर अच्छा नहीं है। ये चेन से बकेट जाता है, फिर ये जो नहर तालाब या जो कुछ भी है उसमें डूबता है, फिर इधर से आता है, ऊपर आता है, और ये कैनाल से जुड़ा हुआ है। ये जो बाल्टी का पानी है इधर से, ये यहाँ पे एक हैंडल होता है, ठीक है, यहाँ पे इसको कोई भी आदमी चलाता है, तो ये जब व्हील घूमता है तो यहाँ वाला व्हील भी घूमता है, और यहाँ पर जो बकेट होता है ये घूम के यहाँ जाता है, फिर ये रिवर या कैनाल जो कुछ भी है, जो कुछ भी होता है उसके अंदर डूबता है, फिर इधर आता है तो पानी लेके आता है और ये कैनाल में डालता है, कैनाल से पानी भर करके फिर यही सिस्टम है आपका कि ये पूरा जो है कैनल टाइप का बना हुआ है, इसमें पानी गया, खेतों में गया, ठीक है। तीसरा जो सिस्टम होता है वो हमारा ढेकली सिस्टम होता है। ढेकली सिस्टम क्या होता है? ढेकली सिस्टम बिल्कुल ही सीसॉ की तरह होता है। यहाँ देखिए एक फॉक का जैसे स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, जो हम लोग चाउमीन्स वगैरह खाते हैं तो उसमें जो चम्मच होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसी तरह का एक लकड़ी होता है, उसके ऊपर हम लोग एक लंबा सा और लकड़ी रख देते हैं, इधर पत्थर बांध देते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, एक तरफ बकेट बांध देते हैं। अब देखिए पत्थर जब भारी हुआ, जो भारी होता है वो नीचे होता है और जो हल्का होता है वो ऊपर होता है। तो देखिए जब हमको इस बकेट में पानी भरना है तो ये कुएं के ऊपर लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, हम इस पत्थर को हटा देंगे, ये नीचे गया, क्योंकि ये बकेट भारी हो गया तो नीचे गया, नीचे क्या है, पानी है कुएं में, ये पानी भर गया। अब फिर से इसको हम लगा दिए तो ये भारी हो गया तो ये ऊपर आ गया, अब ये पानी ऊपर आ गया तो फिर ये यहाँ पे पानी गिराए, कैनल टाइप का बना हुआ है, यहाँ से खेत में गया। ये होता है हमारा ढेकली सिस्टम। ओके, आप देख रहे हैं कोई भी आपको जो सिस्टम है, आइदर मोटिंग सिस्टम हो, चेन पंप हो या ढेकली हो, कितना सारा ह्यूमन लेबर लग रहा है, और कोई भी इफिशिएंटली बहुत अच्छे तरीके से जो है सो पानी को इरिगेट करने के काम नहीं आ रहा है। इरिगेशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ये तीनों ही सिस्टम्स में नहीं हो पा रहा है। ओके, नाउ फोर्थ वन इज राहत सिस्टम। राहत सिस्टम कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे भी एक लॉग होता है या विल भी होता है, और ये विल इंटरनली ऐसे कनेक्टेड होता है कि जब ये विल घूमेगा तो ये भी विल घूमेगा, ठीक है। इस पूरे विल पे आप देख रहे होंगे बाल्टी लगा हुआ, और नीचे कुछ
लेक या फिर रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर होता है। तो जब ये घूमेगा तो ये व्हील भी घूमेगा, ये व्हील घूमेगा तो ये बकेट्स नीचे जाएंगे, बकेट्स नीचे जाएंगे तो पानी भर करके फिर ऊपर आएगा, फिर यहाँ से पानी कैनाल्स के थ्रू मतलब गिरा दिया जाएगा और फिर वो क्या होगा, कैनल्स में इस तरह से घूम करके जाएगा और खेतों में जाएगा। ओके, ये सिस्टम, इसको लीवर सिस्टम भी बोलते हैं। आप एक चीज याद रखिएगा कि विच ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन इज कॉल्ड लीवर सिस्टम। दिस वन इज आस्क्ड, विच ट्रेडिशनल मेथड यूज्ड फॉर इरिगेशन इज कॉल्ड पुली सिस्टम। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो मोट सिस्टम को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप्स को भी हम लोग यूज कर, पंप्स आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, जिसको चलाने के लिए डीजल, बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, या कहीं कहीं सोलर सिस्टम से भी चलाते हैं, ठीक है। पंप्स भी यूज करते हैं हम लोग पानी को ऊपर लिफ्ट करने के लिए, किसी किसी कुएं में भी लगा हुआ होता है, बट वो भी सेम है, बहुत ज्यादा इफिशिएंट नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप तो देख ही रहे कि कितना इरिगेशन टफ हो गया है, तो ये सारे अगर मेथड्स हम लोग यूज करते रहेंगे तो इतना मेहनत है इरिगेशन करने में, आपको क्या लगता है हमारी फसलें अच्छी हो पाएंगी अगर हम लोग ये ट्रेडिशनल मेथड से यूज करते रहेंगे? नो, नेवर। इतना मेहनत करने के बाद भी अगर हम लोग को बहुत इतना मेहनत कर रहे हैं और इसने मेहनत के बावजूद अगर हम लोगों को रिजल्ट उतना वर्थवाइल नहीं होगा तो कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है कि हम लोग किसी भी चीज को उपजा पाए। सो modern methods of irrigation. What are the modern methods of irrigation? Okay, modern methods of irrigation helps us to use water economically. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम लोग क्यों मॉडर्न मेथड्स, अगर ट्रेडिशनल मेथड ही इफिशिएंट होता है तो मॉडर्न मेथड को क्यों हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प्स टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली का क्या मतलब होता है कि बहुत अच्छे तरीके से बिना वेस्ट किए हुए। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलो। जो मेन मॉडर्न मेथड्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं वो दो ही हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और एक ड्रिप सिस्टम है। ओके, द स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड एंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये किस जगह पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये जो हम लोगों का सिस्टम होता है इरिगेशन का, ये ऐसे जगहों पे ज्यादा यूजफुल होता है जहां का लैंड जो होता है इवन नहीं होता, ऊबड़ खाबड़ होता है, ठीक है, और जहां पर कि वाटर जो होता है बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को नहीं मिलता है। ओके, अब देखिए कि ये काम कैसे करता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैव रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। ओके, यहाँ देखिए एक आपका मेन पाइपलाइन गया हुआ है, ठीक है, इसमें ये जो है मेन पाइपलाइन है, इसमें परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे पाइप्स दिए हुए हैं और इस पाइप्स के टॉप पे क्या लगा हुआ है, रोटेटिंग नोजल, मतलब ये रोटेट करता रहता है, इधर से पानी गिरता रहता है और ये गोल 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 घूमता रहता है। देखिए इधर 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 सब जगह पानी गिरता रहेगा। अब देखिए इस तरह से परपेंडिकुलर पाइप्स लगा हुआ है, इस तरह से जो पानी है वो गिरता रहेगा। आपका देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से मतलब मैनेज किया हुआ है चीज की, बस एक पाइपलाइन लगाया, उसमें परपेंडिकुलर पाइपलाइंस बहुत सारे लगा दिए और ये कितना दूर तक ये सिस्टम जो है, सो एक बार में एक मेन पाइपलाइन से अगर हम पानी इसमें प्रेशर के साथ डाल रहे हैं तो कितने दूर तक, कितने इजिली हम जो है सो इसको मतलब इरिगेट कर पाएंगे लैंड को। ओके, सॉइल को, हमारा जो सॉइल है उसको कितने अच्छे तरीके से फील्ड को हम लोग इरिगेट कर पाएंगे। ओके, नाउ when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles. Okay, it gets sprinkled on the crop of it as if it is raining. Sprinkler is very useful in lawns, coffee plantation and several other क्रॉप्स। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे क्या क्या होता है कि मेन पाइपलाइन से हमारा प्रेशर के साथ पानी गया, ठीक है, ये पंप के थ्रू पानी ऊपर आया, मेन पाइपलाइन में हम लोग पानी डाले, ये जो हमारा परपेंडिकुलर पाइप से उसमें गया और जो रोटेटिंग नॉवल से उसके थ्रू ऐसे क्रॉप्स, जैसे देखिए यहाँ पे क्रॉप्स है, क्रॉप्स के ऊपर पानी इस तरह से पड़ रहा है जैसे कि रेन हो रहा है, ठीक है, इट्स एज इफ इट इज रेनिंग। तो ये एक लॉन्स में जो हमारा, आप देखिएगा बड़ा बड़ा लॉन्स होता है ना, जहाँ छोटा छोटा घास रहता है, या कॉफी प्लांटेशन जहाँ होते हैं, और भी बहुत तरह के प्लांट्स क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
नाउ नेक्स्ट वी कम टू द ड्रिप सिस्टम. ओके, हम ड्रिप सिस्टम पे ध्यान देते हैं. अब सेकेंड है ये हमारा क्या है, ड्रिप सिस्टम. अब देखिए इसका पिक्चर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पहले. I've told you earlier also कि हमें पिक्चर पहले देखना चाहिए जिससे कि हमको समझने में इजी हो. ओके, नाउ ये देखिए सेम है, पंप के थ्रू पानी गया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना कि एक हम लोग पाइप देते हैं और पाइप जो रहता है ना उसमें होल्स रहता है. ठीक है, और ये होल्स जो होता है वो कहाँ होता है पता है आप लोगों को? होल्स जो होता है ठीक जो प्लांट्स का रूट होता है उसी के पास होता है, और छोटे छोटे होल्स होता है. इससे पानी गया और ड्रिप बाय ड्रिप करके पानी का वेस्टेज भी नहीं होता और सीधे रूट्स में पानी जाता है. ये अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो इट्स अ बेस्ट वे ऑफ इरिगेशन. पानी का एक तो वेस्टेज नहीं हो रहा है और सीधे रूट्स के क्या प्लांट्स के जो है रूट्स में जा रहा है पानी. तो दिस वन इज बेस्ट, आई थिंक सो. अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि ड्रिप सिस्टम क्या होता है. ठीक है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम. व्हाट इज ड्रिप सिस्टम अगर पूछा जाए तो बोलिएगा इन ड्रिप सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स. ठीक है, इसको दिस टेक्निक इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम. इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज. ओके, ये बेस्ट टेक्निक होता है. वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल. इट इज अ boon in the regions where availability of वाटर इज पुअर. ये बून होता है. बून का मतलब पता है क्या होता है? आशीर्वाद. ठीक है, ये आशीर्वाद होता है ऐसे रीजन्स के लिए, ऐसे जगहों पे जहां पे कि पानी कम होता है, क्योंकि हमको कम पानी में ही सिंचाई करना है. ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम लोग बोलते हैं ना कि कम चीज में हम ज्यादा अगर फ्रूटफुल प्रोडक्ट निकाल पाए तो वो ज्यादा अच्छा है. कम चीज में बहुत अच्छे से उसको यूज कर लिए. तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट कि कम पानी यूज करके हम सीधे प्लांट्स के रूट्स पे पानी अगर पहुंचाते हैं ड्रिप सिस्टम के थ्रू तो बहुत अच्छे से प्लांट्स भी ग्रो करेगा, हमारा प्लांट्स भी हेल्दी रहेगा, कम पानी में भी काम चल गया. तो आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट मेथड. सो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ यू कैन से दैट ड्रिप सिस्टम इज द बेस्ट वे ऑफ इरिगेशन. सो यू हैव टू explain it like that, okay, because water is not wasted and it can be used in those regions also where the availability of the water is poor. इस बात को दिमाग में रखिएगा. जब भी हम लोग पढ़े तो इस बात ये दिमाग में होना चाहिए कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी अगर कुछ आए तो उसका हम आंसर दे पाए. ओके, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वीड्स मैंने आप लोगों को बताया था अनचाहे जंगली पौधे. ओके, now Bojo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with the wheat plants. Okay, in a field many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. The undesirable plants are called weeds. जो undesirable plants होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम weeds कहते हैं. ओके, प्रीवियसली ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू जो अनचाहे पौधे होते हैं जो क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं, आप अपने गार्डन में भी देखे होंगे वो. अच्छा, एक बात बताइए, हार्वेस्टिंग मतलब कि हमारा क्रॉप अब ग्रो कर गया है उसकी कटाई. ठीक है, तो अगर वीड्स भी क्रॉप्स के साथ ग्रो कर गए और उसको काट लेंगे तो क्या होगा? जैसे देखिए वीट का प्लांट है, ठीक है, इसमें वीड्स जो है वो ग्रो कर गया, वो कट के चला गया. कुछ वीड्स आपको पता है पॉइजनस होते हैं, तो क्या होगा? उससे तो क्रॉप को दिक्कत होगा ना, हमारे लिए भी वो पॉइजनस होते हैं. तो अगर वो मिक्स होकर के चला गया किसी तरह से तो वो तो दिक्कत करेगा ना. दैट्स वाई. तो इसलिए रिमूवल ऑफ वीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. अच्छा, वीडिंग भी हम लोग कैसे करते हैं ये आगे हम लोग देखेंगे. पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज वीड्स. द अनडिजायरेबल प्लांट्स, जो कि जिसका कि डिजायर मतलब क्या होता है? जिसकी चाहत हो, जिसका चाहत ना हो, मतलब कि वो खुद से उग गया, उसको उगाने का हम लोग कोशिश नहीं किए थे, तो अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. अच्छा, एक बात ये होती है, एक बात क्या होता है, देखो हमारा वीट का पौधा है. प्रीवियसली पहले भी क्लास में जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी प्लोइंग और शोइंग, तो उस प्लोइंग और शोइंग पढ़ा रही थी,
और टीलिंग भी शायद। तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि वीड्स जो होते हैं उसकी वजह से कैसे दिक्कत होता है प्लांट्स को ग्रो करने पे। वीड्स फिर भी एक बार और समझा देते हैं। वीट के बगल में ये वीड्स हो गया, ठीक है। वीट का जो प्लांट है वो तो लेगा ही आपका न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट वाटर जो कुछ भी है। वीड्स अगर रहेगा तो वो भी ले लेगा, तो इससे क्या होगा, ये एक हेल्दी क्रॉप नहीं होगा, ठीक है। इसलिए रिमूवल ऑफ वीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडिंग इज नेसेसरी since weeds compete with crop plant for water, nutrient, space and light. Okay, weeding is necessary क्यों? क्योंकि वो जो क्रॉप प्लांट्स है उसके साथ उसको भी चाहिए। अब वो भी है बगल में तो उसी सॉइल में है तो उसको भी तो चाहिए, सनलाइट चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए। इसलिए वीडिंग इज रिमूवल ऑफ वीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दस they affect the growth of crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. कुछ जो वीड्स होते हैं वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी आपको इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। दिक्कत होगा हम लोगों को काटने में क्रॉप्स को, और वो बहुत पॉइजनस भी होते हैं एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट विल हैपेंस इफ वीडिंग इज नॉट डन। Okay, what will happen if weeding is not done? So your answer will be, if weeding is not done, so they can compete with the crop plants for water, nutrients, space and light, and they'll affect the growth of crops, and even they are poisonous for animals and human beings also. So we'll move further. Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत सारा जो तरीका होता है उसको अडॉप्ट करते हैं, किस लिए? वीड्स के रिमूवल के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए। टीलिंग बिफोर शोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for removal of weed is before they produce flowers and seed. क्या होता है कि जब हम लोग टीलिंग करते हैं और प्लोइंग करते हैं उस टाइम पे भी हम लोग जो है सो वीड्स को हटाते हैं, हट जाता है। लेकिन जो बेस्ट वे होता है ना हटाने का, उसको बेस्ट जो टाइम होता है उसको हटाने का वो होता है वीड्स का कि जब वो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं किए हो, मतलब वो पूरी तरह से ग्रो नहीं किए हो। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। जो मैनुअल रिमूवल है मतलब देखिए कि यहाँ वीड्स है तो उसका जड़ से ही हम उसको उखाड़ दिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम वो ग्रो करते रहते हैं तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। शोइंग और प्लोइंग के टाइम पे तो हम लोग वीडिंग किए थे, ठीक है, हटाए थे। लेकिन क्या हो रहा है कि अब क्रॉप ग्रो कर रहा है तो हमको ये भी देखना होगा कि क्रॉप के ग्रोथ के साथ कहीं वीड्स भी तो नहीं ग्रो कर गया है। तो अगर ऐसा होगा तो हमको रूट से उसको मैनुअली हटाना पड़ेगा। ओके, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी आप लोग देखे होंगे। अ सीड ड्रिल ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल भी जो होता है, सीड ड्रिल जो मशीन होता है वो भी हेल्प करता है आपको वीडिंग में। ओके, सीड ड्रिल क्या था याद है आप लोगों को? हम लोग शोइंग के लिए यूज करते थे उस मशीन को। ओके, खुरपी की हेल्प से भी हम लोग मैनुअली खुरपी से क्या करते हैं कि इस तरह से आप लोग देखे होंगे इस तरह का होता है, ठीक है। खुरपी छोटा सा होता है और हम लोग अपने गार्डन्स में भी यूज करते हैं तो उसको जड़ से हटा देते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। कुछ केमिकल्स भी यूज करते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वीडीसाइड, लाइक 2,4-D। ओके, this term is important. What are weedicides? Okay, define weedicides. So what are weedicides? Some chemicals that are used to control weeds are called weedicides. These are spread in the fields to kill weeds. ये जो है फील्ड में हम लोग क्यों करते हैं इसको स्प्रे? ताकि वीड्स जो है अनचाहे जो पौधे हैं उनको हम लोग क्या करें, उनको रिमूव करें। The weedicides are diluted. Now, how weedicides we spray on the field are diluted with water to extent required and sprayed in the field with sprayer. एक स्प्रेयर लेते, स्प्रेयर आप लोगों ने देखा है, सलून में भी हम लोगों ने देखा होगा। वो स्मॉल सा होता है, लेकिन फील्ड में जो हम लोग स्प्रेयर यूज करते हैं वो लंबा पाइप के थ्रू होता है, पाइप जैसा होता है। और हमारे पास एक पीछे पीठ पे किसान जो रहता है वो बॉक्स टाइप का लिया रहता है, उसको वीडीसाइड्स को पानी में मिला लेता है, उसको भर लेता है, फिर उसको स्प्रेयर से स्प्रे करता है। आई एम गोइंग टू शो यू दिस पिक्चर, आई एम शोइंग यू, जस्ट वेट फॉर अ वाइल।
देखिए यहाँ पे ये किसान जो है ये क्या कर रहा है, स्प्रेइंग वीडिसाइड्स। और देख रहे हैं ये वीडिसाइड्स जो है, सो ये जो किसान है इसको हार्म कर सकता है, इसलिए इसका जो माउथ है वो ढका हुआ है। ओके, तो देखिए किस तरह से ये वीडिसाइड्स को फील्ड पे डाल रहा है। ओके, नाउ as already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weeds may affect the health of farmer, so they should use these chemicals very carefully. This is important. When we have to remove the weeds, okay, what is the optimum time for removing the weeds? हम लोगों को उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जब होता है ना, उसी टाइम पे वीड्स को हटा देना चाहिए ताकि उसमें फ्लावरिंग ना हुआ हो, सीड फॉर्मेशन ना हुआ हो। ठीक है, वीडिसाइड्स को उसी समय हटा दीजिए जबकि उसका सीड्स ना हुआ हो। नहीं तो क्या होगा कि हम हटा रहे हैं, सीड्स हो गया है, गिर के सॉइल में चला जाएगा, फिर एक वीड आ जाएगा, तो फिर बहुत दिक्कत होगा। ओके, मतलब एक को हटाएंगे वो रक्त बीज वाला कहानी शुरू हो जाएगा। नाउ स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। वीडिसाइड्स को जो हम लोग स्प्रे करते हैं वो फार्मर्स के हेल्थ पे भी असर कर सकते हैं। सो दे शुड बी यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। इसीलिए आपने देखा था कि जो फार्मर है वो मुंह पे मास्क लगा के यूज कर रहा था। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। ये जो फार्मर्स हैं इनको अपना नोज और माउथ को क्या करना चाहिए, अच्छे से कवर कर लेना चाहिए जब हम लोग इस केमिकल्स को स्प्रे करते हैं तब। ओके, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Now harvesting. Harvesting is also done. What is the meaning of harvesting? Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. देखिए हमारा जो क्रॉप है वो जब बड़ा हो जाता है, जब मेच्योर हो जाता है, ठीक है, तो हम उसकी कटाई करते हैं। आपने सुना होगा कि गांव देहात के लोग बोलते हैं कि अब तो जो हमारा जो मतलब जो अनाज है, जो हमारी फसल है वो जो है सो वो मेच्योर हो गई है, तो अब उसकी कटाई करनी है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कटाई? ये कटाई जो करना हम लोग बोलते हैं, तो एक्चुअली ये क्या होता है, ये हार्वेस्टिंग होता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। ओके, क्लोज टू द ग्राउंड। It usually takes 3 to 4 months of a cereal crop to mature. ठीक है, जो cereal crops होता है हमारा उसको ग्रो करने में कितना टाइम लगता है? 3 to 4 months लगता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप जुलाई में उसको बोए। ओके, तो जुलाई यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नवंबर में हम उसको काट देंगे। ठीक है, उसकी कटाई कर देंगे। हार्वेस्टिंग इज इन आवर कंट्री is either done manually by sickle or by machine called harvester. This is sickle. ये जो है ये सिकल है, आपने देखा होगा। एक ऐसे हसुआ टाइप का होता है, उसको बोलते, तो दैट इज कॉल्ड सिकल। ओके, नाउ तो हमारे जो खेत होते हैं, हमारा जो कंट्री होता है, उसमें या तो हम लोग खुद हाथ से करते हैं कटाई, ठीक है, या तो फिर उसको एक मशीन से करते हैं जिसको कि हम लोग हार्वेस्टर बोलते हैं। Now this one is very important. This definition is also very important, that what is harvesting. Okay, harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop, आप एकदम ये टर्म याद रखिएगा, cutting of crop, harvesting. Okay, टर्म्स याद रखिएगा, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, एक और बात पूछा जा सकता है, how much time it takes to get mature for cereal crops? 3 to 4 months. Harvesting in our country is done manually by sickle. Name the tool which is used for manual harvesting of crops. So the name of tool is sickle. By a machine, or if we are doing harvesting by a machine, then what that machine's name is? It is harvester. In harvested crop, the grain seeds needs to be separated. अब देखिए हमने जो क्रॉप्स है उसको हार्वेस्ट तो कर लिया, कटाई तो कर ली, ओके, लेकिन ये जब हम लोग कटाई कर लिए तो भी जो सीड, हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को तो सिर्फ ग्रेन चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा गेहूं का ये फसल इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का, यहाँ पे ऊपर में सीड्स हुए हैं, ठीक है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं इसकी जो डंटी है, इससे तो इस सीड्स को अलग करना है, हमको तो ग्रेन ही चाहिए ना, बस वो जो सीड्स है हमको तो उसका जरूरत है। ये जो पूरा आपका डंटी है इसका तो हमको जरूरत नहीं है, तो हम इस सीड्स को क्या करेंगे? इस पूरे डंटी से तो अलग करेंगे ना। तो जब ये जो प्रोसेस होता है, जबकि हम जो सीड ग्रेन्स होते हैं उसको जब हम लोग अलग करते हैं,
आपका पूरा सेपरेट करते हैं, पूरे ये जो डंटी होता है उसको उसको शाफ्ट बोलते हैं। ओके, तो इससे जब हम लोग अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, okay, now in the harvested crop the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called threshing. When we separate what we do, when we separate the seeds from the chaff, then what it is called? It is called, this process is called threshing. Okay, this is carried out with the help of machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher. दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कंबाइन वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मशीन का नाम है। अच्छा, इसको हम लोग कंबाइन क्यों बोलते हैं? कंबाइन नाम ही जैसे कि डिनोट कर रहा है कि दोनों काम करता है, ये हार्वेस्टिंग भी करता है और ये थ्रेसिंग भी करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको कंबाइन बोलते हैं। ओके, if a question will be asked that name the machine which is used for harvesting also and then threshing also, then what is the name of that machine? That machine's name is combine. Okay, farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. ठीक है, जो फार्मर्स होते हैं ये सेपरेशन जो करते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा नहीं है, जो बहुत अमीर नहीं है, ठीक है, उनके पास बहुत छोटा सा जमीन है, छोटा खेत है, वो लोग जो छोटी से खेत में अपनी खेती कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग जो ग्रेन्स है और जो चैफ है उसको विनोइंग के प्रोसेस से, विनोइंग से ही उसको अलग करेंगे। ओके, विनोइंग किसको कहते हैं? आपने देखा होगा कि सूप में मम्मी लोग फटकती है ना, एक्चुअली में जो सूप लेकर के हमारी मम्मीज फटकती हैं, आप बहुत देखे होंगे कि जैसे कोई ग्रेन्स वगैरह है तो सूप में ऐसे उसको फटका जा रहा है, ठीक है, उसको फटका जाता है। तो जो भी आपका हल्का टुकड़ा होता है, ठीक है, तो वो जो टुकड़ा होता है वो ऊपर उड़ जाता है और जो भारी गेहूं का दाना होता है वो नीचे रह जाता है। एक्चुअली देखिए, आप उसके स्टॉक को तो हटा दिए, ये जो आपका पूरा स्टॉक था, ठीक है, वो हट गया आपका थ्रेसिंग के प्रोसेस से। अभी भी जो आपका गेहूं का बीज है वो इनक्लोज्ड है, ठीक है, हल्का उसका एक कवरेज होता है हल्का सा, उसमें वो जो है वो इनक्लोज्ड है, ठीक है, तो उससे भी उसको हटाना है, तो उसके लिए कुछ भी करना नहीं, उसके लिए हम विनोइंग करेंगे। ठीक है, सूप में उसको लेकर के फटकेंगे तो ये बहुत हल्का होता है, तो ये जो हल्का ऊपर का इनक्लोजमेंट होता है इसका, तो ये उड़ जाता है और जो सीड्स होते हैं वे हमारे सूप में ही रह जाते हैं। तो क्योंकि इसमें विंड इन्वॉल्व है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं। ओके, आफ्टर 3 or 4 months of hard work, there comes the day of harvest. The sight of golden fields of standing crop laden with the grains fills the hearts of farmer with joy and a sense of well-being. The effort of past seasons have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little. Okay, 3 और 4 महीने के बाद हमने ये हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में बताया जा रहा है, जो हम लोग कटाई का फेस्टिवल मनाते हैं ना, बहुत जगहों पे बहुत तरीके से, होली का टाइम जो होता है, बैसाखी का टाइम, बीहू, दिवाली, नब्या, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप से इसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, जब भी आपकी कटाई हुई तो क्या होता है, जो हमारे फार्मर्स होते हैं, जब देखते हैं, आप देखे होंगे गेहूं जब हमारा पका नहीं होता है तो वो हरा हरा दिखता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो वो बिल्कुल ही गोल्डन कलर का दिखता है। तो जब वो गोल्डन कलर का हो जाता है तो किसान उसको देख करके पहचान जाते हैं कि ये जो है, ये हमारी जो फसलें हैं वो सारी अच्छी हैं, तो वो बहुत रिलैक्स फील करते हैं और उसको बहुत ही, मतलब होता है ना कि हमने इतना मेहनत किया तो हमको उसका फल मिल रहा है बहुत अच्छा, तो फिर उसको वो बहुत इंथुजियाज्म के साथ बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। और बहुत सारा फेस्टिवल्स भी ये कटाई के टाइम पे मनाया जाता है। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन्स आर पोंगल, जो पोंगल साउथ इंडिया में मनाया जाता है, बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, होली हमारे यहाँ मनाया जाता है, दिवाली और नबन्या एंड बीहू, दीज आर द फेस्टिवल्स विच वी सेलिब्रेट। ओके, कि हमारा जो है फसल अच्छा उपजा है और हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, नाउ अब क्या है? अब है कि हमने अपने फसल को उगा लिया बहुत अच्छे तरीके से, हमने उसको पानी भी दिया, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स भी दिया, जो भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी था वो भी दिया, कटाई भी करके हमने सीड ग्रेन्स को अलग कर लिया। पर सोचिए कि उतने फसल उगे तो एक दिन में वो तो कंज्यूम नहीं हो जाएंगे। उतना सारा जो हम फसल उगा रहे हैं वो एक दिन में क्या कंज्यूम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो हमको उसको स्टोर भी करना होगा, उसको बहुत प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखना होगा ताकि वो बहुत दिनों तक चल सके और ताकि उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको
खराब ना करे, ठीक है। स्टोरेज ऑफ of produce is an important task. If the harvested grains are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, insect, rats, and microorganism. Harvested grains have more moisture. जो हार्वेस्टेड जो कटा हुआ ग्रेन्स होता है उनमें पानी का जो मात्रा होता है वो ज्यादा होता है। ओके, इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर उनको हम विदाउट ड्राइंग, अच्छा आप लोग को देखे हैं हम लोग जो बोलते हैं कि हरा सब्जी लाओ, ताजा सब्जी खाओ, क्यों बोलते हैं ऐसा? बोलते हैं कि वो उसको तुरंत तोड़ा हुआ वो होता है, उसको तुरंत बना लो कि वो अच्छा रहता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट, पानी का कंटेंट ज्यादा रहता है। तो देखते हो जब तोड़ा हुआ जो सब्जी होता है उसको कुछ दिन तक रख देते हो तो क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, ठीक है, वो सूख जाता है। तो ऐसे ही होता है हमारे फूड, मतलब जो ग्रेन्स होता है उसके साथ भी, कि जो तुरंत में काटा हुआ मतलब वो होता है सीड ग्रेन्स होता है हमारा, जैसे वीट का हो गया, राइस का हो गया, या पल्सेस का भी हो गया, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो उसको अगर हम रख देंगे तो क्या होगा, भुआ लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उसको हम लोग स्टोर करने से पहले प्रॉपर तरीके से सुखाते हैं। They may get spoiled or attacked by organism, making them unfit for the use or for germination. मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाने के लिए या उसको खराब होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सुखा देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको सन में सुखाते हैं। क्यों क्यों सुखाते हैं? ताकि उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट एंड बैक्टीरिया एंड फंगाई, ठीक है। ये जब मॉइस्चर कंटेंट हमारा कम होगा तो उसके ऊपर पेस्ट, बैक्टीरिया और फंगाई का जो अटैक होगा वो कम होगा। अच्छा, वन क्वेश्चन हियर ऑल्सो कैन बी आस्क्ड। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाई बिफोर स्टोरिंग वी नीड टू ड्राई आवर फूड ग्रेन्स। ओके, स्टोरिंग से पहले हम लोगों को क्यों ऐसा जरूरत है कि हम उसको ड्राई करें? तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज it will help to reduce the moisture in them, and this will prevent attack by the insects, bacteria and fungi. That will be your answer. Okay. Farmers store grains in a jute bag और metallic beans. जो farmers हमारे होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारा grains होता है या तो उसको jute bag में रखते हैं या metallic beans में रखते हैं। However, large scale of storage of grains is done in silos and in granaries to protect them from pests like rats and insects. Okay, now I will show you some pictures. These are the pictures of शिलोज। शिलोज कुछ नहीं होता है, शिलोज जो होता है ना एक्चुअली में मेटालिक टैंक होता है, जिनमें हम लोग ये देख रहे हैं ये मेटल टैंक्स है और इसको बनाया गया है आपका गेहूं को या किसी भी तरह का फूड ग्रेन्स जो आपका है, जो क्रॉप है, जो आप अच्छे से मतलब मेच्योर क्रॉप है उसको आप निकाल चुके हैं, हार्वेस्ट कर चुके हैं, उसको स्टोर करने के लिए मेटालिक टैंक्स आर कॉल्ड शिलोज। ओके, विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स। ओके, नाउ व्हाट आर ग्रेनरीज? ग्रेनरीज आर स्टोर हाउस। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जूट बैग में करके सारा जो धान है हमारा वो रखा हुआ है, ठीक है। So granaries are mostly nothing, they are storehouse, a kind of storehouse जो कि हम लोग अपने grains को सेव करने के लिए रखते हैं। Okay. Now, dried neem leaves are used for storing food grains at home. For storing large quantity of grains in a big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pest and माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नीम को भी, नीम का जो पत्ता होता है उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। तो जब घर में हम लोग ग्रेन्स रखते हैं ना तो नीम के पत्तों को रखते हैं ताकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो। आप देखते हैं हम जब हमारे मुंह पे पिंपल्स निकलता है तो हम नीम के बने हुए फेस वॉश यूज करते हैं, बिकॉज क्यों, वो एंटीबैक्टीरियल होता है, वो इन्फेक्शन से बचाता है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं होगा। तो इसलिए नीम की पत्तियों को भी हम उसमें डालते हैं, ठीक है। और कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स भी हम देते हैं, किस लिए? ताकि पेस्ट जो होते हैं, वो जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे जो कि ग्रेन्स पे अटैक कर देंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनके अटैक से बचाने के लिए। नाउ सी, बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि हम लोग सिर्फ प्लांट से ही नहीं मिलता है, कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो हम लोगों को एनिमल से भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क रहिए,
घी चाहिए, पनीर है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों को किससे मिलता है? ये सब एनिमल से मिलता है। ओके, वन टेबल इज गिवन ओवर हियर। देखिए यहाँ पे, मेक food from animals. This one is our topic, food from animals. Okay, this is the last topic of this chapter. This is table. Make a following table in your notebook and complete it. Food and sources, कि कहाँ से मिलता है। फूड का नाम लिखेंगे, वो सोर्स लिखेंगे कि कहाँ से मिलता है, ठीक है। इसमें मिल्क लिख सकते हैं, कर्ड लिख सकते हैं, घी लिख सकते हैं, ओके, एंड मीट भी लिख सकते हैं जो हम लोगों को एनिमल से मिलता है। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. Many people living in coastal areas consume fish as a major part of their diet. Okay. जैसे कि हम लोग प्लांट्स की खेती करते हैं, उसी तरह से हम लोग एनिमल्स को भी अपने पास रखते हैं और उनको भी बहुत लार्ज स्केल में रखते हैं, शेल्टर देते हैं, फूड देते हैं, ठीक है, ताकि उनसे हम लोगों को फूड मिल सके। जैसे कि दूध मिल सके, दूध मिलेगा तो फिर उससे हम पनीर निकालेंगे, घी निकालेंगे। तो ऐसा हम लोग करते हैं। आप देखिएगा कि कोस्टल एरियाज में, जैसे जो समुद्र किनारे, उड़ीसा में बहुत ज्यादा है ऐसा कि फिश हर चीज में डाल देते हैं। बैगन की सब्जी बनाएंगे उसमें भी छोटे छोटे फिशेस डाल देते हैं। ओके, और बहुत सारे लोग फिश की खेती भी करते हैं, तालाब टाइप का रखते हैं घर में, पोखर टाइप का बना करके उसमें फिश को रखते हैं, फिर उसको बेचते हैं। ओके, तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारा फूड आइटम्स हमको एनिमल से मिलता है। सो इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े कि जो हमारा फूड्स है, वो कुछ फूड्स जो होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन involves a number of steps like selection of seeds, showing etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter. Similarly, we have learned that animals reared at the home or in farms have to be provided with proper food, shelter, and care. When this is done on large scale, this is called animal husbandry. ओके, हम लोग ये देखें कि हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं। बहुत सारे स्टेप्स हम लोग लेते हैं, ठीक है। हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सीड्स होना चाहिए अच्छा, फिर शोइंग करते हैं, उसको बीज को रोपते हैं, फिर हम लोग उसको मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स देते हैं, और भी बहुत सारे स्टेप्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया। तो सेम उसी तरह से क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जैसे हम लोग इतना सारे स्टेप्स लेते हैं, तो एनिमल्स से हम लोगों को जो फूड मिलता है उसके लिए हम लोग एनिमल्स को भी घर में रखते हैं या फार्म्स में रखते हैं, ठीक है। ताकि, क्यों ऐसा करते हैं? ताकि उससे हम लोगों को मिल सके फूड। ओके, देन विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। व्हेन वी कीप एनिमल, ठीक है, व्हेन वी कीप एनिमल्स इन आवर farms or in our houses and give them proper food, shelter and care, okay, and if it is done on large scale, it is called animal husbandry. अब एक कुत्ता घर में पाल लिए, पालतू कुत्ता है, तो वो एनिमल हस्बेंड्री नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप लार्ज स्केल में अगर कोई चीज कर रहे हैं, जैसे 5-6 गाय हम अपने घर में रखे हैं, गाय दूध दे रही है, प्रॉपर एक इंसान है उसका केयर कर रहा है, उसको गाय का काउ हाउस बनाया हुआ है, फिर दूध को बेच रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अब ऐसा मत सोचिएगा कि एक तोता घर में पाल लिए देन इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, तो when animal is reared at home, so what one term is given over here, that reared. Okay, what is the meaning of reared? Is the meaning of reared is palna. So here question can be asked, what is animal husbandry and what are the foods which we got from animals? Okay, so what food which we got from animals are like milk, curd, paneer, ghee. Okay, these are the things we got from animals. And what is animal husbandry? Okay, when we reared animals on large scale and give them proper food, shelter and care, then it is called animal husbandry. Okay, now what she is saying, look over here also. इसकी भी बात को सुन लेते हैं। ये लड़की है ना, इसका भी बात कुछ बोल रही है, इसको सुन ही लेते हैं। फिश इज गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। हाँ, मछली पालन भी करते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग करते हैं। मछली खाते हो ना? अब जो वेजिटेरियन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज। ओके, तो बहुत लोग मछली पालन भी करते हैं, फिर मछली को बेचते हैं। मछली भी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी होती है, कॉड लीवर ऑयल देती है। ओके, तो so we are at the end of this chapter. Now
कुछ कीवर्ड्स हैं एनसीईआरटी के लास्ट बुक्स के पेज में दिए हुए हैं, वो कीवर्ड्स को भी मैं एक बार आप लोगों को बता देना चाहूंगी कि क्या क्या, अगर आप कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर आपके दिमाग में होना चाहिए ये सारा बात, ये सारे चीज़ों के लिए आपको रटना ना पड़े, ठीक है, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड्स दिए हुए हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो जैसे ही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का बात हो रहा है तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, ठीक है, तो आपको याद आ जाना चाहिए बिल्कुल कि कौन कौन सा हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होता है, क्या क्या होता है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, बताइए, आपके दिमाग में बिल्कुल जल्दी से वो रिकॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। एक चैप्टर पढ़ने के बाद बिल्कुल कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. These all comes under agriculture practices. Animal husbandry, just we have learned that animal husbandry जो होता है वो किसको कहते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज क्रॉप, क्रॉप फसल को कहते हैं। फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर artificially made inorganic salt, okay, these are prepared in factories. What are granaries, storehouses which are made for storing our grains. Harvesting, kisko cutting of crops, that is called harvesting. Irrigation what I have told you, irrigation क्या मैंने बताया था कि जो सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, सप्लाई ऑफ वाटर एंड रेगुलर इंटरवल, ये दो टर्म्स हम लोग याद रखेंगे तो हमको क्या याद रहेगा, इरिगेशन, ठीक है। खारिफ क्रॉप किसको बोलते हैं, खारिफ क्रॉप किसको बोलते हैं, टर्म्स मैंने बताया था खारिफ क्रॉप के लिए, व्हाट इज दैट टर्म, याद है आप लोगों को, मैंने बताया था कि खारिफ क्रॉप्स रेनी सीजन में होता है, तो के आर से याद रहेगा आपको या आर के से याद रहेगा कि रेनी सीजन में खारिफ क्रॉप्स को हम लोग उगाते हैं, तो जो भी क्रॉप्स जो होता है वो रेनी सीजन से में उगता है उसको हम लोग खारिफ क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। मैन्योर, मैन्योर क्या होता है, तो मैन्योर्स, वाटर मैन्योर, मैन्योर्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस और obtained by the decomposition of cow dung, okay, और human waste और plant resources जो हमारा नेचुरली मिलता है हम लोगों को, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए, उसको हम लोग मैन्योर बोलते हैं। व्हाट इज प्लोइंग, rabi crops, what are the rabi crops, seeds what are शिलो, showing and storage, okay, plowing किसको बोलते हैं हम लोग, आपको जैसे ही ये टर्म्स आ रहे हैं तो ऐसे तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज प्लो, प्लॉ का मतलब क्या होता, प्लॉ क्या होता है आपका, सॉरी ये प्लॉइंग मैंने बोल दिया, प्लॉ क्या होता है, प्लॉ एक टूल होता है, ओके, विच इज यूज्ड फॉर प्लॉइंग एंड इट इज मेड अप ऑफ वुड और आयरन, जो कि या तो वुड से बना होता है या आयरन से बना होता है, ओके। नाउ व्हाट आर राबी क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, WR मैंने बताया था ना आप लोगों को, विंटर सीजन राबी क्रॉप्स, और क्या बताया था, रेनी सीजन खारिफ क्रॉप्स, आर के, ऐसे याद रहेगा। शिलो, शिलो सीड्स क्या होते हैं आपके, सीड्स तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि व्हाट इज कॉल्ड सीड्स, सीड्स किसको बोला जाता है, बीज को बोला जाता है, ठीक है, फॉर यूज्ड फॉर शोइंग, फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ओके। नाउ शोइंग, शिलो किसको बोला जाता है, दीज आर मेटालिक बिन्स used for storing of grains,